मारो इन्हें। लीडिंग फिशमैन में से एक चिल्लाया और दोनों ट्राइब्स ने एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपनी तलवारें घुमानी शुरू कर दी। HMPH, इसे कहते हैं असली फाइट, जियांग फे ने खुद से कहा। छोटे गुलू की बातों के कंपैरिजन में इन दोनों ट्राइब्स को आपस में लड़ते देखना स्ट्रेंथ और ब्रेवरी का सीन था। ये गुलू की बातों जैसा बिल्कुल नहीं था। क्लैश। आवी, मुझे चोट लग गई। वाह, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। मामा, मुझे अब और नहीं लड़ना यार। जियांग फे अपना बैलेंस खोते खोते बचा। ये कोई फाइट नहीं थी। थोड़ा ध्यान से देखने पर जियांग फे ने नोटिस किया कि उनके ब्लेड शार्प भी नहीं थे। वो इतने डल थे कि उनसे एक पेपर तक नहीं कट सकता था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें स्कल्स फोड़ने के लिए हैमर की तरह यूज किया जा सकता था। लेकिन वो फिशमैन उन्हें बस ऐसे हवा में घुमा रहे थे जैसे कोई बच्चा लकड़ी घुमा रहा हो। उन फिशमैन को जो सबसे सीरियस डैमेज हुआ था वो बस उनके स्केल्स का थोड़ा छिल जाना था, जिससे हल्की सी ब्लीडिंग हो रही थी। फिर भी वो बड़े बड़े फिशमैन बच्चों की तरह रो रहे थे। वो तो बीच पर छोटे बच्चों की तरह गोल गोल लौट भी रहे थे। तुम लोग ऐसे लड़ते हो? जियांग फे ने चिढ़ते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, उन ब्रेव आदमियों को देखो, हम जीत रहे हैं। देखो, टाइड सीकर ट्राइब के लगभग सारे लोग गिर रहे हैं। कावर्डली गुलू चिल्लाया। एफकिंग हेल, अगर इसे फाइट कहते हैं तो मिडिल स्कूल के बच्चों की लड़ाई को तो मैसेकर माना जाएगा, जियांग फे ने खुद से कहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये स्पीशीज जिंदा कैसे बची है। टाइड सीकर ट्राइब के जो लोग गिर गए थे वो जोर जोर से रो रहे थे। जो रो नहीं रहे थे या नखरे नहीं कर रहे थे उन्हें अभी भी गेम में माना जा रहा था। इस हिसाब से टाइड सीकर ट्राइब के सारे लोग गिर चुके थे, जबकि टाइड हंटर ट्राइब के सिर्फ 7 या 8 फिशमैन अभी भी स्ट्रांग खड़े थे। वो ये बैटल जीत गए थे। जियांग फे तो इसे एक छोटी सी बहस भी नहीं मानता, क्योंकि इस पूरी बैटल को खत्म होने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगा था। दोनों तरफ से कई लोग हारे थे और 100 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड थे। आर्घ, कोई इसे फाइट कैसे बोल सकता है? जियांग फे गुस्से में चिल्लाया। हाँ, टाइड सीकर ट्राइब वाले सब के सब ट्राई बेबीज हैं। तुम लोग वापस उसी स्वॉम्प में जाओ जहां से आए हो। निकलो यहां से। अब से तुम लोग यहां खाने के लिए फिशिंग नहीं करोगे। पीछे हटती हुई टाइड सीकर ट्राइब के पीछे भागते हुए कावर्डली गुलू ने कहा। उसने भागते हुए रोते हुए आदमियों को लात मारना भी मिस नहीं किया। सारा हाइप चुटकी बजाते ही खत्म हो गया और हारने वाले अपने वूंड्स चाटने चले गए। टाइड हंटर ट्राइब अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करती रही। जो लोग रो रहे थे और नाटक कर रहे थे वो भी तुरंत ठीक हो गए, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो गया था कि वो जीत चुके हैं और अब उन्हें कोई नहीं मारेगा। माय लॉर्ड, आप हमारी विक्ट्री के विटनेस हैं। हम आपको अपने गेस्ट के तौर पर इनवाइट करना चाहते हैं। अपने भाइयों के साथ मजे करने के बाद कावर्डली गुलू ने कहा। PF'd विक्ट्री? हाँ, जियांग फे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि वो सच में इसे विक्ट्री मानने को तैयार नहीं था। चलो इनके साथ चलते हैं, इजाबेला ने इंटरेस्ट दिखाते हुए कहा। ओके देन, जब तक तुम हैप्पी हो, जियांग फे ने कहा। आज रात के गेमिंग सेशन का मेन पर्पस रिलैक्स और अनवाइंड करना था। कहीं भी जाना अच्छा ही रहेगा। जियांग फे ने अपना ड्रैगन समन किया और आसमान में उड़ने लगा, जबकि फिशमैन उसे गाइड करते हुए समंदर में तैर रहे थे। बहुत जल्द सब लोग एक स्नेक की शेप वाले आइलैंड पर पहुंच गए। वाओ, वो क्या है? ये तो बहुत ह्यूज है। हाँ यार, ये उड़ भी सकता है। मुझे लग रहा है, क्या ये शार्क से ज्यादा स्ट्रांग होगा? जैसे ही जियांग फे नीचे उतरा, फिशमैन जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को देखने के लिए पास आने लगे। चूंकि जियांग फे एक गेस्ट था, इसलिए उनमें से कोई भी उससे डर नहीं रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि शायद फिशमैन ने अपनी लाइफ में कभी कोई ड्रैगन देखा ही नहीं था। उन्हें इसकी डेवस्टेटिंग पावर का कोई आइडिया नहीं था। उनके हिसाब से शार्क्स ही उनका सबसे बड़ा थ्रेट थी और अब तक की सबसे स्ट्रांग चीज थी। जियांग फे ड्रैगन से नीचे उतरा और आइलैंड पर टहलने लगा। जहां वो लैंड हुआ था वहां से थोड़ी ही दूर पर सीवीड और लकड़ी की डंडियों से बनी छोटी छोटी झोपड़ियां थीं। ये पक्का फिशमैन का हैबिटेट होगा। वहां ज्यादा लोग नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 लोग होंगे, हजारों में तो बिल्कुल नहीं। उनमें से लगभग आधे छोटे बच्चे थे जो समंदर में खेल रहे थे, दुनिया की फिक्र से बिल्कुल दूर। रास्ते में चलते हुए इजाबेला ने जियांग फे को फिशमैन की इन्फॉर्मेशन दी। भले ही वो देखने में हैप्पी गो लकी लग रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ बहुत हार्श थी। उनके वीक एट्रीब्यूट्स की वजह से वो सिर्फ छोटी मछलियां ही खा सकते थे, जबकि बड़ी मछलियां उनका शिकार करती थीं। वो फूड चेन में काफी नीचे थे। ज्यादातर हंटर्स या गैदरर्स खाना पकड़ने के लिए समंदर में जाते थे, लेकिन लगभग हर बार बहुत सारी कैजुअल्टीज होती थीं। यही वजह थी कि पूरी ट्राइब के लगभग आधे हिस्से में सिर्फ छोटे बच्चे थे। जियांग फे यूं ही विलेज में टहल रहा था और उसने देखा कि वहां कई अलग अलग एनपीसी मर्चेंट्स थे। गुलू और बाकी ब्रेव फाइटर्स के ऑपोजिट एनपीसी मर्चेंट्स में बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं थी। वो बस वहां बैठे हुए थे। अच्छी बात यह थी कि एनपीसीएस न्यूट्रल स्टांस के थे, जिसकी वजह से जियांग फे उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकता था। विलेज में टोटल 4 मर्चेंट्स थे। उनमें से 2 हर तरह की मछलियां बेच रहे थे, रॉ भी और कुक्ड भी। जियांग फे को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उनसे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले थे। बाकी दोनों मर्चेंट्स इक्विपमेंट और पोशंस बेच रहे थे।
इक्विपमेंट मर्चेंट लेवल 40 से लेवल 60 तक के ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट बेच रहा था। मैजिक इक्विपमेंट के अलावा वहां हर तरह के इक्विपमेंट अवेलेबल थे और उनके स्टैट्स भी काफी अच्छे थे। हाँ, ये तो मस्त चीज मिल गई, जियांग फेई ने कहा। कोई भी दूसरा एनपीसी मर्चेंट सिर्फ लोएस्ट ग्रेड बेचता, मतलब वाइट ग्रेड इक्विपमेंट। फैक्शन मैप्स हर रोज एक ग्रीन ग्रेड इक्विपमेंट देते थे, लेकिन वो बहुत बेकार होते थे। जियांग फेई ने सोचा कि अगर वो इस एनपीसी को अपने लिए सेट कर ले तो उसे इक्विपमेंट का एक सोर्स मिल जाएगा। प्लेयर्स के लिए ये एक गुड फाइंड थी और एक गिल्ड के लिए तो ये खजाने जैसा था। वॉट द एक्चुअल FCK, जियांग फेई जोर से चिल्लाया जब उसे रियलाइज हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये डील इतनी अच्छी थी कि सच नहीं हो सकती थी। जियांग फेई सेल पर लगे सारे इक्विपमेंट खरीदना चाहता था क्योंकि उसकी गिल्ड में बहुत लोगों को जरूरत थी। लेवल 40 के ब्लू ग्रेड इक्विपमेंट उसके गिल्ड मेंबर्स के लिए काफी अच्छे थे। लेकिन जब जियांग फेई ने इक्विपमेंट के लिए पे करना चाहा तो मर्चेंट ने उसके गोल्ड कॉइन्स एक्सेप्ट ही नहीं किए। इसके बजाय उसे शेल्स चाहिए थे। ये कोई नॉर्मल शेल्स नहीं है, ये रेनबो शेल्स हैं, गुलू ने जियांग फेई के पास आते हुए कहा। स्क्रू दिस, जियांग फेई गुस्से में दहाड़ा। उसे ये चीज नफरत थी। उसे ऐसे मर्चेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे जो कोल्ड हार्ड कैश एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि किसी और फॉर्म की करेंसी मांगते थे जिसे पाना ज्यादा मुश्किल होता था। लगता है मुझे भी बाकी प्लेयर्स की तरह पैच रिलीज होने का वेट करना पड़ेगा, जियांग फेई ने एक भारी सांस छोड़ते हुए कहा। अपनी गिल्ड के बेनिफिट के लिए उसे अपने गोल्ड कॉइन्स खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रेनबो शेल्स फार्म करने के लिए अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना, ये कुछ ज्यादा ही डिमांड थी। वो पोशन सेलर की तरफ मुड़ा और उसकी सेल्स लिस्ट स्क्रॉल करने लगा। वहां लिस्ट के बिल्कुल नीचे जियांग फेई को कुछ इंटरेस्टिंग दिखा। अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन। ये वो पोशन था जो अंडर वाटर म्यूटेटेड सी सर्पेंट्स को मारने में जियांग फेई की हेल्प कर सकता था। अपना टाइम बचाने के लिए उसे इसी चीज की जरूरत थी। जियांग फेई अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन से पूरी तरह सेटिस्फाइड था। इसकी कॉस्ट सिर्फ 5 रेनबो शेल्स थी। हालांकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन पोशन का इफेक्ट सिर्फ 5 मिनट्स तक ही रहता था। 1000 सी सर्पेंट्स नर्व्स फार्म करने के लिए उसे पक्का 5 मिनट से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला था। उसे ऐसे और भी बहुत सारे पोशन की जरूरत पड़ने वाली थी। मुझे ये रेनबो सीशल्स कैसे मिलेंगे? जियांग फेई ने पूछा। सिंपल है, तुम इन्हें समंदर के बॉटम से उठा सकते हो, गुलू ने खुशी से कहा। समंदर के बॉटम से उठाने के अलावा कोई और तरीका है क्या? जियांग फेई ने पूछा। उसके पास समंदर में डाइव करके शेल्स उठाने का टाइम नहीं था। अच्छा हो या बुरा, अगर यही इकलौता तरीका था तो उसे ये करना ही पड़ता। ये तो बस टाइम का वेस्ट होता है ना। बस एल्डर से बात करो, अगर तुम उनके लिए कुछ काम कर दोगे तो वो तुम्हें कुछ रेनबो शेल्स पे कर देंगे। ये हुई ना बात, मुझे एल्डर के पास ले चलो, जियांग फेई ने कहा। जियांग फेई को पहले से ही कुछ ऐसी उम्मीद थी। गोल्ड कॉइन्स के अलावा लगभग कोई भी दूसरी करेंसी या तो फार्म की जा सकती थी या फिर क्वेस्ट्स के जरिए कलेक्ट की जा सकती थी। मेरे पीछे आओ, गुलू बीच पर उछलते कूदते हुए खुशी से चिल्लाया। थोड़ी देर बाद जियांग फेई एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंच गया। वो इतनी छोटी थी कि ना तो जियांग फेई और ना ही इजाबेला अंदर जा सकते थे। दूसरी तरफ गुलू आराम से अंदर स्लाइड करके चला गया और उसने एल्डर को आवाज लगाई। ये इंसान कौन है? एक बूढ़ी आवाज ने पूछा। जल्द ही एक बूढ़ा फिशमैन झोपड़ी से बाहर आया। एल्डर, ये आदमी एक्सप्लोरर है? ग्रेट एक्सप्लोरर, कौन सी लहरें तुम्हें यहां ले आईं? बूढ़े फिशमैन ने पूछा। मुझे कुछ रेनबो सीशल्स चाहिए, जियांग फेई ने अपना ब्लेजिंग हैमर पकड़ते हुए कहा। चूंकि सारे फिशमैन डरपोक थे, इसलिए उसने सोचा कि वो इस बूढ़े फिशमैन को इंटिमिडेट करके उसकी सड़ी हुई झोपड़ी से कुछ शेल्स निकलवा लेगा। हो यंग एक्सप्लोरर, हम कमजोर और डरपोक लोग हैं, हम तुम्हें ऐसे ही शेल्स नहीं दे सकते। बूढ़े फिशमैन ने ऐसे कहा जैसे उसने जियांग फेई को उसे डराने की कोशिश करते हुए नोटिस ही न किया हो। ये कैरेक्टर पक्का रिजिड और डम डिजाइन किया गया होगा। शायद यही वजह थी कि वो बूढ़ा फिशमैन जियांग फेई को ऐसे ही शेल्स नहीं दे रहा था। मैं खुशी से इसके लिए काम करूंगा, जियांग फेई ने कहा। बात यहां तक आ ही गई थी। अगर उसे शेल्स चाहिए थे तो उसे उनके लिए काम करना ही पड़ेगा। फिशमैन एक वीक स्पीसीज थे और अगर जियांग फेई उन सबको मारना चाहता तो ये उसके लिए चुटकियों का खेल होता। लेकिन शेल्स के बिना वो हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन नहीं खरीद सकता था। टेक्निकली वो कर सकता था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता क्योंकि उसे बार बार सांस लेने के लिए सरफेस पर आना पड़ता। अपना प्रेशियस टाइम बचाने के लिए वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन का यूज करके वो अपनी हंट को मैक्सिमाइज कर सके। इसके बिना उसका एस्टिमेट था कि 1000 सी सर्पेंट्स नर्व्स फार्म करने में उसे कई दिन या शायद हफ्ते लग जाते। हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना ज्यादा बेटर था। ओह, समझ गया। खैर, हमारे पास तुम्हारे करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बूढ़े फिशमैन ने कहा। डिंग, फिशमैन एल्डर हैज अ क्वेस्ट फॉर यू पीसकीपर, वुड यू एक्सेप्ट इट? श्योर, मैं क्या कर सकता हूं? जियांग फेई ने पूछा। क्वेस्ट नेम पीसकीपर, quest description: there has been an appearance of a giant shark near the fishing spot of the Tidehunter tribe. It has already killed and fed on many of the fishmen.
The elders wishes you to eliminate that threat to bring peace back to the tribe. Quest reward 4 million experience points, 5 rainbow shells. मैं जितनी जल्दी हो सकेगा वापस आऊंगा, जियांग फे ने कहा। वो तुरंत वहां से निकल पड़ा और क्वेस्ट गाइड को फॉलो करने लगा। क्वेस्ट गाइड के हिसाब से जायंट शार्क एक लेवल 65 लॉर्ड टियर बीस्ट था। जियांग फे के लिए उस शार्क की साशिमी बनाने में 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता। जियांग फे और इजाबेला जल्दी से ट्राइब के फिशिंग स्पॉट की तरफ गए और उन्हें कुछ ही देर में शार्क मिल गई। जैसे ही जियांग फे और इजाबेला पानी में उतरे, उनकी प्रेजेंस से शार्क तुरंत अलर्ट हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, जियांग फे ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। -17,572। बॉस भले ही लेवल 65 का लॉर्ड टियर बॉस हो, लेकिन सारे 20 टाइप बॉस के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते थे। उनका हेल्थ पूल बहुत बड़ा होता था, लेकिन उनके पास स्किल्स की कमी होती थी। वो सिर्फ नॉर्मली अटैक ही कर सकते थे। जियांग फे ने अपनी लाइफस्टील डीमन फॉर्म ली और शार्क बॉस को बुरी तरह से धो डाला। इसलिए जैसा उसने प्रिडिक्ट किया था, बॉस 1 मिनट से भी कम टाइम में मारा गया। चूंकि ये एक क्वेस्ट बॉस था, इसलिए इसने सिर्फ एक आइटम ड्रॉप किया था, एक क्वेस्ट आइटम जिसका नाम शार्क्स फिन था। जियांग फे इसका सिर्फ एक ही यूज कर सकता था, और वो था इसे बूढ़े फिशमैन के साथ ट्रेड करना। डिंग! क्वेस्ट कंप्लीटेड। बिल्कुल ऐसे ही जियांग फे ने 40 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 5 रेनबो शेल्स कमा लिए थे। ये बढ़िया है। मैं ना सिर्फ शेल्स फार्म कर सकता हूं, बल्कि मैं तेजी से अच्छे खासे एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी गेन कर सकता हूं। जब तक मेरे पास इनफ रेनबो शेल्स होंगे, मैं लेवल अप भी कर चुका हूंगा। रेपुटेशन पॉइंट्स की तो बात ही छोड़ दो, जियांग फे ने कमेंट किया। जियांग फे ने उसी रूटीन को रिपीट करते हुए वहां कुछ घंटे बिताए। वो बूढ़े फिशमैन के पास जाकर क्वेस्ट लेता, कई तरह के टास्क्स कंप्लीट करता और अपनी बाउंटी कलेक्ट करने वापस आ जाता। क्वेस्ट्स काफी सिंपल थीं और उनके रिवॉर्ड्स बहुत शानदार थे। डिफिकल्टी के हिसाब से एक्सपीरियंस पॉइंट्स 2 लाख से लेकर मिलियंस तक होते थे। सबसे बेस्ट और फास्टेस्ट तरीका किसी बॉस को मारना था। जिन क्वेस्ट्स में सबसे कम रिवॉर्ड्स मिलते थे, वो ऐसे काम थे जहां वो फिशमैन की नॉन कॉम्बैट चोर्स कंप्लीट करने में हेल्प करता था, और उनमें टाइम भी सबसे ज्यादा लगता था। आधा दिन गुजरने के बाद जियांग फे को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। डिंग! Congratulations to player Verdure Glider for being recognized by the Tidehunter tribe. उसी पल जियांग फे ने कुछ अलग नोटिस किया। इससे पहले सबके नाम येलो कलर में थे। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होने के बाद वो सब ग्रीन हो गए थे। रेपुटेशन पॉइंट्स, मैं तो इनके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, जियांग फे ने खुद से कहा। जियांग फे को रेपुटेशन स्टेटस मिलने के बाद सबसे बड़ा चेंज फिशमैन के एटीट्यूड में आया था। वो सब काफी नाइस हो गए थे, और जब भी वो आसपास होता, वो स्माइल करते थे। इसके अलावा अब बूढ़े फिशमैन के बजाय दूसरे फिशमैन भी क्वेस्ट्स ऑफर करने लगे थे। साथ ही एल्डर फिशमैन ने भी पहले से कहीं ज्यादा हार्ड क्वेस्ट्स ऑफर करना शुरू कर दिया था। नेचुरली उनके क्वेस्ट रिवॉर्ड्स भी बेटर थे। ये भी कर ही लेता हूं, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और कुछ बेटर नहीं है, जियांग फे ने कहा, और उसने और ज्यादा रेनबो शेल्स कमाने के लिए लगातार क्वेस्ट्स स्पैम करना कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। सर्वर क्लोज होने तक जियांग फे ने लगभग 800 शेल्स कलेक्ट कर लिए थे। पहले मर्चेंट एक पोशन 5 शेल्स में बेच रहा था, लेकिन जियांग फे की रेपुटेशन बढ़ने के बाद प्राइस गिरकर 4 शेल्स हो गया था। इसका मतलब था कि जियांग फे आराम से अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन की 200 बॉटल्स खरीद सकता था। यप, इतने काफी हैं, जियांग फे ने खुशी से कहा। सुबह के 6 बजने से ठीक पहले जियांग फे ने अपने सारे शेल्स यूज करके पोशंस खरीद लिए थे। जियांग फे अपनी नींद से उठा और काफी फ्रेश फील कर रहा था। सच में ये एक अच्छी नींद थी, क्योंकि वो फील कर सकता था कि उसकी बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो चुके थे। 0541 ने उसे अच्छी एडवाइस दी थी। रूम से बाहर निकलने से पहले उसे अगले रूम में अपने पेरेंट्स के सोने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे और अभी तक उठे नहीं थे। जियांग फे को खुद पर गिल्ट भी फील हो रहा था, और साथ ही वो मोटिवेट भी हो रहा था। अपने पेरेंट्स और खुद को सुकून से जीने देने के लिए उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा। जब जियांग फे के पेरेंट्स सोकर उठे, तो जियांग फे ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया और उन्होंने शांति से एक साथ खाना खाया। उसके बाद जियांग फे ने टियान्यू को कॉल किया और उन्हें वापस मांडा स्क्वायर ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजने को कहा। पासा फेंका जा चुका था और किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। जियांग फे के पेरेंट्स का मेटा ह्यूमंस की दुनिया से इंट्रोडक्शन काफी बुरे तरीके से हुआ था। उन्हें पता था कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जियांग फे का एक्सप्लेनेशन उनके लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान हो गया था। जब तक जियांग फे मांडा स्क्वायर पहुंचा, टियान्यू भी बस अफ्रीका से वापस आया ही था। टियान्यू ने जियांग फे और उसकी फैमिली को मांडा स्क्वायर के हाईएस्ट फ्लोर पर शिफ्ट होने और उसका नेबर बनने का ऑफर दिया था। इस तरह वो जियांग फे के पेरेंट्स की सेफ्टी इंश्योर कर सकता था। हैरानी की बात थी कि जियांग फे के पेरेंट्स ने यह कहते हुए ऑफर रिजेक्ट कर दिया कि यह बहुत ज्यादा झंझट वाला काम होगा। आखिर में बहुत मनाने के बाद भी टियान्यू को हार माननी पड़ी और उसने सिर्फ जियांग फे के ओरिजिनल घर के डैमेज्ड हिस्से को रिपेयर करने के लिए फिक्सर्स हायर कर लिए। वापस टियान्यू के ऑफिस में जब जियांग फे के पेरेंट्स अपने घर में सेटल हो चुके थे। मुझे बताओ, अब तुम आगे क्या करने वाले हो?
हाँ, तियान्यू ने पूछा। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, जियांग फे ने सोफा पर लेटते हुए कहा। हाँ, तियान्यू शायद वो सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान था जो उसे आज तक मिला था। अपने पेरेंट्स के साथ हुए इंसिडेंट के बाद जियांग फे एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया था। जब उसने पहली बार रिंग उठाई थी, उसके कंपैरिजन में अब वो कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुका था। वो जो भी काम करता था, एक्शन लेने से पहले अपने दिमाग में 10 लाख बार सोचता था। अब वो एक बेवकूफ की तरह रेकलेस होने का रिस्क नहीं ले सकता था। याद रखना, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम्हें बस एक बार बोलना है। तुम्हें पता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हाँ, तियान्यू ने कहा। ये उसके दिल से निकले हुए शब्द थे। सोरिंग क्लाउड सेक्ट में जब जियांग फे ने अपना गुस्सा निकाला था तो वो बहुत ज्यादा वर्कड अप था। एक लेवल 5 मास्टर होने के अलावा उसने ये भी रिवील कर दिया था कि उसी मास्टर के अंडर उसका एक लेवल 5 फेलो स्टूडेंट भी है। जब हाँ तियान्यू को इसके बारे में पता चला तो एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसने ये कन्फर्म करने के लिए खुद को थप्पड़ भी मारा था कि वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। मुझे पता था कि मैंने सही मूव चला है, ये न्यूज़ सुनकर हाँ तियान्यू ने खुद से कहा। उसने जियांग फे पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। अगर जियांग फे सोरिंग क्लाउड सेक्ट को रोकने में फेल हो जाता तो हाँ तियान्यू और उसका खुद का सेक्ट पूरी तरह से बर्बाद हो जाते। इतना ही नहीं, इस रिजल्ट से उसकी फैमिली और उसके बिजनेस पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। अब जब उसे रियलाइज हो गया था कि उसने सही चॉइस ली है तो उसे ये भी समझ आ गया था कि जियांग फे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो अंडर एस्टिमेट कर सके। ये जानने के बाद वो जियांग फे को प्रोटेक्ट करने और उसकी हेल्प करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। जब जियांग फे बड़ा होगा तो वो पक्का उस आदमी को याद रखेगा जिसने उसे सपोर्ट किया था। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा कहा। मुझे सच में थोड़ी हेल्प चाहिए, जियांग फे ने कहा। बोलो। हाँ, तियान्यू ने कहा। उस आदमी ने जियांग फे के मांगने से पहले ही उसकी हेल्प करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। वो जियांग फे को ये दिखाना चाहता था कि वो पूरी तरह से जियांग फे के फैक्शन में शामिल हो चुका है। थैंक्स, जियांग फे ने रिप्लाई किया। जियांग फे को हाँ तियान्यू की इंटेलिजेंस चाहिए थी, ना कि उसकी फैमिली की कैपेबिलिटी। भले ही हान फैमिली नॉर्मल दुनिया में काफी इन्फ्लुएंशियल थी, लेकिन मेटा ह्यूमन सोसाइटी में उनकी औकात चींटियों जैसी ही थी। उसे उसके कनेक्शंस, उसके सोचने के तरीके और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत थी। भले ही जियांग फे अलायंस के कई सेक्ट्स के करीब आ गया था, लेकिन इंडिविजुअल सेक्ट के साथ उसके कनेक्शंस काफी कमजोर थे। अगर बात ताकत की होती तो जियांग फे और उसकी मैजिकल रिंग अच्छे खासे ओपोनेंट्स का सामना करने के लिए काफी थे। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए उसे बस ब्रेवहार्ट शिप के फ्रैगमेंट्स ढूंढने थे। बैटल एक्सपीरियंस की बात करें तो वो प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीख जाएगा। इस कम टाइम में उसे सच में किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसके पास एक स्ट्रेटेजिक माइंड हो। इसलिए वो जितने भी लोगों को जानता था और जिन पर ट्रस्ट करता था, उनमें हाँ तियान्यू का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता था। ब्रदर यू, प्लीज उन सभी सेक्ट्स को इन्फॉर्म कर दो जो सोरिंग क्लाउड सेक्ट और मेरे बीच हुए इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे। उनसे कहना कि मेरा मास्टर उनके लिए एक स्पेशल पिल बनाकर अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता है, जियांग फे ने कहा। ये उसका गेम था। जब वो बाहर दुनिया में शिप फ्रैगमेंट्स ढूंढ रहा होगा तो जियांग फे को लोगों का ध्यान खुद से दूर रखने के लिए कुछ चाहिए था। एक डाइवर्जन। किस तरह की पिल? अपनी बुक में लिखना बंद करते हुए हाँ तियान्यू ने पूछा। उसने ईविल पर्जिंग पिल और ग्रैंड रिस्टोर पिल के बारे में सोचा था। अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ये पिल एक मेटा ह्यूमन की एनर्जी रिजेनरेटिव स्पीड को बढ़ा देगी। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट इसे लेता है तो ये परमानेंटली उसकी क्यूई रिकवरी स्पीड को बढ़ा देगी। इस बार जियांग फे ने एक बम फोड़ दिया था। जियांग फे ने जो पिल ऑफर की थी वो बहुत ज्यादा प्रेशियस थी। ये लगभग एलिमेंटल वाटर जैसी ही थी। 0541 ने ऐसी सिर्फ 10 पिल्स ही बनाई थीं और जियांग फे ने उनमें से एक ले ली थी। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, तियान्यू ने अपना पेन नीचे गिरा दिया जब उसे समझ आया कि जियांग फे ने अभी क्या एक्सप्लेन किया है। चाहे वो चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट्स हों या वेस्टर्न म्यूटेंट्स, पूरी दुनिया ने कभी भी ऐसी मेडिसिन नहीं देखी थी जो परमानेंटली किसी की इनर एनर्जी रिकवरी स्पीड को बढ़ा सके। ये पिल्स बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अपना थैंक्स एक्सप्रेस करने के लिए वो इन्हें बनाना शुरू करेंगे। ध्यान रहे कि वो ऐसी सिर्फ 4 या 5 पिल्स ही बना सकते हैं। मैं ये पिल्स तुम्हें दे दूंगा। मैं इन पिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, जियांग फे ने कहा। जियांग फे चाहता था कि हाँ तियान्यू इन पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का इंचार्ज बने, क्योंकि जब इस नई मिरेकल पिल की न्यूज़ फैलेगी तो सब अपना पूरा फोकस सिर्फ हाँ तियान्यू पर लगा देंगे। जियांग फे जो पिल्स ऑफर कर रहा था वो जियांग फे और बाकी दुनिया दोनों के लिए बहुत प्रेशियस थीं। वो इतनी प्रेशियस थीं कि शायद कोई लेवल 4 का पीक फाइटर भी उन्हें पाने के लिए आ सकता था। यहां तक कि खून खराबा भी हो सकता था। इससे पहले कि तूफान शांत होता और धूल बैठती, जियांग फे शायद उनके दिमाग में भी नहीं होगा। इसी बीच जियांग फे इस चांस का फायदा उठाकर पूरी दुनिया में शिप फ्रैगमेंट्स ढूंढता। वो जितनी जल्दी हो सके अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाहता था ताकि वो बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स के बराबर खड़ा हो सके। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फेक नामों और फिक्शनल आइडेंटिटीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था। वो सब सिर्फ गेम में काम आ सकता था, रियल लाइफ में नहीं। ठीक है, मैं इसे संभाल लूंगा, बहुत सारी चीजें लिखने के बाद हाँ तियान्यू ने कहा। जब जियांग फे ने पहली बार पिल के बारे में बताया तो उसे लगा था कि ये पिल इतनी अच्छी है कि सच हो ही नहीं सकती।
लेकिन जियांग फे को इसे लेकर सीरियस देखकर हाँ तियान्यू ने उस पर बिलीव किया और पिल्स डिलीवर करने के लिए उस पर ट्रस्ट किया। एक बार जब इस नई पिल की न्यूज़ फैल जाती तो सारे मार्शल आर्टिस्ट्स पक्का इसमें इंटरेस्ट लेते। दूसरी तरफ खुद हाँ तियान्यू को इस पिल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ एक लेवल 2 का बिगिनर फाइटर था। वो जितनी क्यूआई इकट्ठी कर सकता था वो इतनी कम थी कि ये पिल उसके लिए एक वेस्ट होती। फिर भी वो इन पिल्स को डिस्ट्रीब्यूट करके बहुत सारे बेनिफिट्स निकाल सकता था। जब जियांग फे ने ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए ये पिल ऑफर की तो ये पिल्स अलायंस के ऊपर छोड़ दी जाएंगी कि किसे क्या मिलेगा। यहीं पर हाँ तियान्यू का एक बड़ा रोल था। इससे पहले कि पिल्स अलायंस तक पहुंच पाती उन्हें हाँ तियान्यू से होकर गुजरना पड़ता। इस पूरे सेटअप के जरिए जियांग फे अपने लिए बहुत सारा टाइम खरीद सकता था। जब सब कुछ हो गया तो जियांग फे अपने घर वापस आ गया। दुनिया में शिप फ्रैगमेंट्स ढूंढने निकलने से पहले उसे अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना था। क्या लिटिल पो और लिटिल क्विंग ठीक हैं? जियांग फे की मां ने पूछा। वो दोनों लड़कियां उन्हें बहुत पसंद थीं। एक लंबी सांस लेते हुए उसके पिता ने पूछा, जो उनसे सिर्फ एक बार मिले थे, मुझे बताओ फेई, क्या वो हमारी तरह नॉर्मल इंसान है? नहीं, वो लड़कियां मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। माँ, आप उनकी टेंशन मत लो, वो पहले ही अपने सेक्ट वापस जा चुकी हैं, जियांग फे ने कहा। जियांग फे टेबल के पास बैठ गया और काफी देर तक चुप रहा। उसकी माँ ने तुरंत नोटिस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। पहले तो उन्होंने पूछने में थोड़ा हेजिटेट किया, लेकिन वो अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती थीं। फे, क्या तुम कहीं जा रहे हो? आपको कैसे पता चला? जियांग फे ने पूछा। बस इसे एक माँ का इंट्यूशन समझ लो। जियांग फे ने अपनी आंखों को नीचे अपने हाथों पर टिका लिया। अब वो और कुछ नहीं छिपा सकता था। उसके पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा था। फे, मैं समझता हूं कि तुम्हारे रास्ते अलग हैं। भले ही हमें सुपर हीरोज की दुनिया समझ नहीं आती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझ लो। जियांग फे के पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जियांग फे की मां ठीक उसके बगल में बैठी थीं। उनके गालों पर आंसू लुढ़कने लगे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कब जा रहे हो? जियांग फे हिल भी नहीं पाया। अपनी मां को रोता देखकर उसे बहुत बड़ा गिल्ट फील हुआ। एक बेटे का सबसे बड़ा पाप अपनी मां को रुलाना होता है, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स को किसी मुसीबत में पड़ने देता तो ये और भी बड़ा पाप होता। अच्छा हो या बुरा, उसे स्ट्रॉन्गर बनना ही था। मैं कल जाऊंगा, जियांग फे ने रिप्लाई किया और उसने उसी वक्त अपना माइंड चेंज कर लिया। पहले वो उसी वक्त निकलना चाहता था, लेकिन अपनी मां को देखने के बाद उसे अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए एक और दिन रुकना ही पड़ा। ऐसे मत करो, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, वो अब दुनिया को हमसे बेहतर समझता है, और वैसे भी वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर थोड़ी ना जा रहा है। जियांग फे के पिता ने उसकी मां को अपने करीब लाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बस कुछ ही टाइम के लिए जा रहा हूं। कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, बस। जियांग फे ने कहा। क्या इसमें कोई डेंजर है? उसकी मां ने पूछा। मैं आपको अश्योर करता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस अपने मास्टर के पास और गाइडेंस लेने जा रहा हूं। आपको याद है जब मैं कई बार पूरा दिन वापस नहीं आता था? मैं वहीं जाता था, जियांग फे ने कहा। वो किसी से भी बेहतर समझता था कि शिप के फ्रैगमेंट्स ढूंढने से अननोन डेंजर आ सकता है, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को एलियन ऑरिजिन के बारे में नहीं बता सकता था। उन्हें मेटा ह्यूमंस के बारे में पता होना काफी था, एलियन वाली बातें छिपाकर रखना ही बेटर था। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि बिहेव कैसे करना है, पिता ने कहा। जियांग फे के पेरेंट्स को तुरंत याद आया कि जियांग फे हमेशा किसी कंपटीशन के बारे में बात करता था। तब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक झूठ था। ये जानकर उसकी मां थोड़ी काम हो गई। ठीक है बेटा, अब जब तुम कल जा ही रहे हो, चलो हम कुछ बढ़िया चीजें खरीदते हैं। मैं आज रात के लिए ऐसा लग्जूरियस डिनर बनाऊंगी जो कोई रेस्टोरेंट भी नहीं बना सकता। मां खुशी से चिल्लाईं। उन्हें पता था कि अगर वो इस टॉपिक पर और बात करेंगी तो वो पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगेंगी। इसलिए इसे यहीं छोड़ देना और इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना ही सही था कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया है और अब उसके घोंसला छोड़ने का टाइम आ गया है। ओके, जियांग फे ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी कुकिंग इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए घर से सिर्फ उसकी मां ही बाहर गई थीं। मुझे कंगफू या कराते के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक एडवाइस दूंगा। अगर बाकी लोग 1 कदम आगे की सोचते हैं तो तुम 12 कदम आगे की सोचना, पिता ने कहा। मैं समझ गया, लेकिन 12 कदम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। हा, जियांग फे हंसते हुए बोला। उस रात जियांग फे की मां ने सच में बहुत सारी ऐसी डिशेस तैयार की थीं जो जियांग फे को पसंद थीं। ये लो, थोड़े लॉबस्टर्स खाओ। तुम हमेशा मुंह फुला लेते थे जब पापा बचे हुए सारे खा जाते थे। हा, ये लो बेटा, मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये पूरा लॉबस्टर अकेले ही खत्म कर सकते हो। क्या तुम्हें याद है कि शेल कैसे निकालते हैं? डिनर टाइम के दौरान जियांग फे बहुत हैप्पी था। उसे वो सब कुछ याद था जो उसकी मां ने अभी मेंशन किया था। जब वो थोड़ा छोटा था तो उसकी मां डिनर में बहुत रेयरली लॉबस्टर बनाती थीं, और जब बनाती भी थीं तो सिर्फ 1 या 2 पीसेस ही होते थे।
इससे पहले कि वो पंजे के शेल्स छील पाता, उसके पिता उन्हें पूरा खत्म कर देते थे। जियांग फे की माँ ने अपनी बनाई हुई डिशेज में से मुश्किल से ही कुछ खाया था। वो पास्ट मेमोरीज याद करने और जियांग फे की प्लेट में एक के बाद एक फूड के पीसेज रखने में इतनी बिजी थीं। डिनर के बाद जियांग फे ने रात के 11 बजे तक अपने पेरेंट्स के साथ गपशप की। वो बात कर रहे थे कि कैसे कुछ कंगफू रियल होते हैं और कुछ फेक होते हैं। नेचुरली जियांग फे उनमें से सिर्फ आधे सवालों का ही आंसर दे सकता था, क्योंकि मार्शल आर्ट्स के बारे में उसकी नॉलेज अलायंस के बाकी मास्टर्स जितनी ब्रॉड नहीं थी। बहुत रात हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। कल तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन है, पिता ने कहा। हाँ, वैसे टेक्निकली मेरे लिए ये नॉर्मल ही है। मैं बस अपने मास्टर के साथ कुछ मार्शल स्किल्स की प्रैक्टिस करूंगा। बस इतना ही, जियांग फे ने अपने पेरेंट्स की वरीज कम करने के लिए उन्हें रियश्योर करते हुए कहा। उसके बाद उसने जल्दी से बाथ लिया और सोने चला गया। 0541, क्या अभी तक कोई टारगेट मिला? नेगेटिव, करंटली ऐसा कोई टारगेट नहीं मिला है जिसे एक्सप्लोर किया जा सके, 0541 ने रिपोर्ट किया। रिंग में बची हुई एनर्जी पावर बहुत कम थी। 0541 को अपना सर्च रेडियस बहुत ड्रास्टिक अमाउंट से लिमिट करना पड़ा था। पूरी दुनिया में सर्च करना पॉसिबल तो था, लेकिन इससे रिंग का पावर कैश तुरंत एम्प्टी हो जाता। जियांग फे को दूर दूर तक सर्च करना पड़ेगा, और जब कोई शिप फ्रैगमेंट पास होगा तो 0541 उसे तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। इसे यहीं छोड़ते हैं। जियांग फे अपने बेड पर गिर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम लेट हो फिर से, इजाबेला ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। ऊप्स, जियांग फे बात टालते हुए हंसा। ओ वेल, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। आखिर में ये तुम्हारी दुनिया है, इजाबेला ने एक भारी सांस लेते हुए कहा। जियांग फे ने भी एक सांस ली और टॉपिक चेंज कर दिया। चलो आज कुछ सी सर्पेंट्स को मारते हैं, क्या ख्याल है? ओके, इजाबेला ने सीरियस होकर कहा। जब उसने पिछले दिन लॉग आउट किया था तो जियांग फे ने एनपीसी मर्चेंट से 200 अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशंस खरीदे थे। अब उसकी इन्वेंट्री में कोई रेनबो शेल्स नहीं बचे थे। चलो चलें, जियांग फे ने इजाबेला को एक बॉटल थमाते हुए कहा। सिर्फ जियांग फे ही ऐसा नहीं था जो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता था। भले ही वो एक एनपीसी मानी जाती थी, लेकिन उसे भी अंडर वाटर सांस लेने के लिए पोशन की जरूरत थी। एक बार जब दोनों ने पोशन ले लिया तो जियांग फे और इजाबेला ने समंदर में डाइव लगाई और सी सर्पेंट्स की टेरिटरी की तरफ तैरने लगे। म्यूटेटेड सी सर्पेंट्स बिल्कुल नॉर्मल मॉन्स्टर्स थे। वो सब लेवल 65 के नॉर्मल टियर मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें मारने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड्स लगते। जियांग फे की बदकिस्मती से ये सी सर्पेंट्स एक साथ इकट्ठे नहीं थे। इसके बजाय वो अकेले ही इधर उधर तैरते रहते थे। भले ही हर एक को मारना फास्ट था, लेकिन जियांग फे को अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि उसे दूसरे को मारने के लिए दूसरी जगह तैरकर जाना पड़ता था। इस हंट का सबसे बुरा हिस्सा ड्रॉप रेट था। सुपर हाई लक के बावजूद 20 से ज्यादा म्यूटेटेड सी सर्पेंट्स को मारने के बाद जियांग फे को सिर्फ एक नर्व स्ट्रैंड मिला था। 1000 सी सर्पेंट्स नर्व्स इकट्ठे करने में सच में बहुत लंबा टाइम लगने वाला था। जियांग फे और इजाबेला समंदर में 4 घंटे से ज्यादा टाइम से किल कर रहे थे, और वो मुश्किल से 100 नर्व स्ट्रैंड्स ही इकट्ठे कर पाए थे। इतनी पुअर एफिशिएंसी के पीछे का रीजन ये था कि उनका ज्यादातर टाइम अगले टारगेट तक तैरने में निकल जाता था। हालांकि मॉन्स्टर्स को देखते ही इंस्टेंटली मार दिया जाता था, लेकिन एक मॉन्स्टर से दूसरे तक तैरने में उन्हें काफी टाइम लग जाता था। ये किस्मत की बात थी कि जियांग फे ने अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशंस की 200 बॉटल्स प्रिपेयर कर ली थीं, वरना उनकी किलिंग एफिशिएंसी बहुत ही लो होती। पोशन के बिना जियांग फे शायद इतनी देर तक अपनी सांस न रोक पाता। हर कुछ सेकंड्स में उसे सांस लेने के लिए सरफेस पर आना पड़ता, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती। ऐसे में इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में उसे कम से कम कुछ दिन तो पक्का लग जाते। जैसे ही जियांग फे और इजाबेला रैंडम टॉपिक्स पर बात कर रहे थे, उन्होंने गुलू को अपनी तरफ आते देखा। क्या हुआ? जियांग फे ने पूछा। एक्सप्लोरर, तुम यहां हो? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। प्लीज मेरे पीछे वापस चलो, एक ट्रबल हो गई है, गुलू ने कहा। जब से जियांग फे ने ज्यादा रेपुटेशन गेन की थी, उसे पूरी फिशमैन ट्राइब के लिए एक फ्रेंडली स्टेटस मिल गया था। इस वजह से अब कावर्डली गुलू को अपने वेपन्स बाहर निकालकर जियांग फे से बात करने में डर नहीं लगता था। चल क्या रहा है? ट्रबल हो गई है, बहुत बड़ी ट्रबल है। प्लीज मेरे साथ चलो। मेरे साथ? अपने फिन्स हिलाते हुए और गोल गोल तैरते हुए कावर्डली गुलू चिल्लाया। लगता है कोई ह्यूज ट्रबल है। शायद अब टाइम आ गया है कि हम इन सर्पेंट्स का हंट करने से एक छोटा सा ब्रेक लें, जियांग फे ने कहा। वो वहां पहले ही बहुत ज्यादा बोर्ड हो चुका था। वेरी वेल, इजाबेला ने कहा। उसे भी ये सब बहुत डल लग रहा था, क्योंकि म्यूटेटेड सी सर्पेंट्स को मारना बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। जियांग फे ने सीधे गुलू को फॉलो नहीं किया। इसके बजाय वो उस स्नेक शेप्ड आइलैंड की तरफ तैरा और उसने स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। समंदर में तैरने के मुकाबले हवा से ट्रैवल करना बहुत फास्ट था। कुछ ही टाइम में जियांग फे वापस टाइड हंटर ट्राइब के विलेज पहुंच गया। एक्सप्लोरर, तुम आ गए, प्लीज कुछ करो। तुम्हें उसे बचाना ही होगा, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। वहां प्रेजेंट बाकी फिशमैन के साथ साथ गुलू भी चिल्लाया। सब लोग बार बार एक ही बात जोर जोर से बोल रहे थे। क्या हो रहा है यहां?
जियांग फे ने किसी चीज के चारों तरफ इकट्ठे हुए फिशमैन के पास जाते हुए पूछा। देखो एक्सप्लोरर, देखो। एल्डर फिशमैन ने जियांग फे को कोर्टयार्ड के बिल्कुल बीच में लाते हुए कहा। वैसे टेक्निकली इसे कोर्टयार्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये बस बीच का एक हिस्सा था जहां बीच में एक छोटी सी बॉनफायर जल रही थी। ये जगह टाइम टू टाइम बदलती रहती थी, लेकिन जब तक वहां बॉनफायर होती, ये पूरी ट्राइब को मछलियां बांटने के लिए एक गैदरिंग पॉइंट का काम करती थी। यहाँ नॉर्मली मछलियां स्टोर करने के लिए सीवीड से बनी एक टाप होती थी, लेकिन इस बार वहां मछलियों की जगह एक ही मछली थी। सच कहूं तो एक मरमेड। वो छोटी लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी। बेहोश मरमेड पर नजर पड़ते ही जियांग फे के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसका सब कुछ परफेक्ट था। उसका कम्प्लेक्शन, उसकी बॉडी और खासकर वो मैसिव बॉम्ब्स जो उसके क्रॉप टॉप से फटने को तैयार थे। जियांग फे की नजरें फिसलकर उसकी बॉडी के लोअर हाफ पर गईं। एक मरमेड होने की वजह से उसके पैर नहीं थे, बल्कि उसकी जगह एक लंबी ब्यूटीफुल और चमकती हुई फिशटेल थी। अफसोस की बात थी कि उसके कई स्केल्स टूट चुके थे और कुछ जगहों से खून बह रहा था। खून डार्क रेड था, लगभग काले रंग के करीब। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पॉइजन दिया गया हो। उसकी टेल के वूंड साफ दिख रहे थे, क्योंकि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बड़े मेगालोडॉन ने काटा हो। उसकी हालत देखकर साफ था कि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। चाहे वो पॉइजन का इफेक्ट हो या खून की कमी, अगर जियांग फे ने कुछ नहीं किया तो ये बेचारी मरमेड मारी जाएगी। इंजर्ड लिटिल मरमेड प्रिंसेस, मरमेड हाई लॉर्ड लेवल 88, हेल्थ पॉइंट्स 12,755 45 मिलियन। नोट, द एल्डेस्ट प्रिंसेस ऑफ द मरफोक। जियांग फे ने जल्दी से उसके स्टैट्स देखे और कंफर्म किया कि उसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था। छोटी मरमेड की टोटल हेल्थ का सिर्फ 0.03% ही बचा था। वो मर रही थी। क्या हुआ इसे? जियांग फे ने पूछा। मरफोक और फिशमैन बिल्कुल अलग स्पीशीज थे ऑब्वियसली। फिशमैन रेस समंदर के जोकरों के अलावा और कुछ नहीं थी। वो एक नॉन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करते थे। जियांग फे ने उनकी वॉर भी देख ली थी और वो उन्हें एक प्रॉपर सिविलाइजेशन मान ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ मरफोक रेस समंदर की राजा थी। भले ही सेलेस्टियल्स और नेफिलिम्स के बीच सदियों से वॉर चल रही थी, लेकिन दोनों रेसेस ने कभी भी समंदर के बॉर्डर्स क्रॉस नहीं किए थे। समंदर पर राज करने वाली सिर्फ दो रेसेस थीं, मरफोक और नागास। मरफोक को हाफ ह्यूमनॉइड्स माना जाता था, क्योंकि उनकी अपर बॉडी इंसान जैसी और लोअर हाफ मछली जैसा था। नागास अलग थे, उनका लोअर हाफ सांप जैसा था। इन दोनों रेसेस ने खुद को समंदर का रूलर डिक्लेयर कर रखा था। मरफोक मैजिक में स्पेशलाइज करते थे और वाटर के साथ उनकी नेचुरल एफिनिटी थी। वहीं दूसरी तरफ नागस नेचुरल बॉर्न वॉरियर्स थे। न्यूबॉर्न नागस के 2 हाथ होते थे और जैसे जैसे वो बड़े और स्ट्रांग होते, उनके नए हाथ निकल आते थे। ज्यादातर के 6 हाथ होते थे और कभी कभी तो 8 हाथ भी। अगर मरफोक या नागस सीरियस हो जाएं, तो सेलेस्टियल्स या डीमंस भी उनके सामने टिक नहीं सकते थे, खासकर नागस, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ उन्हें एक ड्रैगन को भी बराबर की टक्कर देने के लायक बनाती थी। एक कहावत थी कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकतीं। समंदर भले ही पूरी दुनिया जितना बड़ा था, लेकिन फिर भी 2 रूलर्स के लिए यह बहुत छोटा था। इसलिए दोनों के अंदर कूट कूट कर भरे प्राइड की वजह से नागस और मरफोक नेचुरल एनिमीज थे और वो अपने लोगों के अलावा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाते थे। जैसे ही जियांग फे ने फिशमैन से छोटी मरमेड की इंजरीज का कारण पूछा, हर एक फिशमैन ने एक ही जवाब दिया, नागस। इस बेचारी मरमेड पर उन्होंने अटैक किया था और ये काइंड लेकिन डरपोक फिशमैन ट्राइब उसे किनारे तक ले आई थी। ग्रेट एक्सप्लोरर, क्या तुम इसे बचा सकते हो? एल्डर फिशमैन ने जियांग फे के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या तुम इसे जानते हो? जियांग फे ने पूछा। हाँ बिल्कुल, ये मास्टर ऑफ द 7 सीज किंग एल्ड्रिक की लाडली बेटी है। उनका राज हमारे इस आइलैंड तक फैला है, इसलिए हम उनकी प्रजा हैं। अगर ये यहां मर गई तो महान किंग एल्ड्रिक हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एल्डर रोते हुए चिल्लाया। मास्टर ऑफ द 7 सीज? सुनने में तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, जियांग फे ने कहा। टाइटल से इतने इंप्रेस मत हो जाओ। 7 सीज तो सी ऑफ पर्गेटरी की एक छोटी सी टेरिटरी है। किंग एल्ड्रिक ज्यादा से ज्यादा किसी ओवरलॉर्ड जितना ही स्ट्रांग होगा। वो और टायरेंट ऑफ द ओशन, मॉर्गन, अभी सी ऑफ पर्गेटरी के ईस्टर्न सी पर कब्जे को लेकर लड़ रहे हैं। सच बात तो ये है कि इन दोनों रूलर्स ने अपने अपने टाइटल्स खुद ही रख लिए हैं। ये तो बस एक बचकानी कॉम्पिटिशन है कि कौन अपना बेहतर नाम रख सकता है। अगर लड़ाई पानी के अंदर ना हो तो मेरा भाई अकेले ही इन जैसे 10 को एक साथ हरा सकता है, इजाबेला ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा, जियांग फे ने रिप्लाई किया। पहले ही मारे जा चुके कर्टिस को हटा दें तो जियांग फे ने एल्डर प्रिंस ओटिस की ओवरवेलमिंग पावर खुद देखी थी। भले ही वो सिर्फ एक मिड टीयर ओवरलॉर्ड था, लेकिन उसके लिए कुछ लो टीयर ओवरलॉर्ड बॉस को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? जियांग फे ने खून से लथपथ मरमेड प्रिंसेस की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसके पास अपने पूरे हंटिंग ड्यूरेशन को सस्टेन करने के लिए जरूरत से ज्यादा अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन थे। उसके लिए मरमेड को बचाना और फिशमैन का भला करना कोई मायने नहीं रखता था। मरमेड को बचाना ऑप्शनल था। उसे मरने के लिए छोड़ देने से जियांग फे का कुछ नहीं बिगड़ता और उसे बचाने से शायद उसे कुछ अच्छा खजाना मिल जाता।
जियांग फे को बस इसी बात की टेंशन थी कि कहीं उसे अपनी मेहनत का पूरा कॉम्पेंसेशन ना मिले। तो फिर इसे बचा लो, इजाबेला ने कहा। हाँ, तुम श्योर हो? उस बार जब मैंने सिल्फी को बचाने की कोशिश की थी तब तो तुमने बहुत ड्रामा किया था, जियांग फे ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया था, समझे? मैं सिर्फ तुम्हें उसे बचाने के लिए कह रही हूं, उस बेचारी मरमेड पर लाइन मारने के लिए नहीं, इजाबेला ने मुंह फुलाते हुए कहा। वो जियांग फे से मरमेड को रेस्क्यू करने के लिए सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि डीमन रेस को इसका बेनिफिट मिल सके। लाइट और शैडो के बीच की वॉर बहुत लंबी खिंच चुकी थी। ड्रैगन रेस का अपनी तरफ होना लाइट फैक्शन के लिए एक बहुत बड़ा लेवरेज था। इसके अलावा लगभग सारी रेसेस और स्पीशीज पहले से ही इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुकी थीं। फिर भी दोनों साइड्स बराबर स्ट्रांग थीं और वॉर एक स्टेलमेट पर आ चुकी थी। मरफोक को अपनी तरफ करने का मतलब समंदर की पावर को अपने साथ मिलाना था। डीमन रेस को एक पावरफुल एलाय मिल जाता और शायद वो वॉर जीत भी जाते। वेरी वेल माई प्रिंसेस, बाद में पछताना मत, जियांग फे ने कहा। उसने इजाबेला जितना आगे का नहीं सोचा था। उसका दिमाग तो बस किंग एल्रिक की बेटी को बचाकर जल्द से जल्द अपना फायदा निकालने पर लगा था। थैंक यू ग्रेट एक्सप्लोरर, प्लीज इसे जल्दी बचा लो। ये यहां नहीं मर सकती, ये इस आइलैंड पर नहीं मर सकती, एल्डर फिशमैन जोर से चिल्लाया। जियांग फे आखिरी सेंटेंस सुनकर लगभग गिर ही पड़ा था। उसका मतलब सीधा सीधा ये था कि प्रिंसेस कहीं भी मर सकती थी, बस फिशमैन के आइलैंड पर नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे डैडी हमें कुछ बढ़िया स्टफ देंगे, वरना मेरी अच्छी खासी चीज वेस्ट हो जाएगी, जियांग फे ने अपनी इन्वेंट्री से एक आइटम निकालते हुए कहा। ब्लड लिंगजी मशरूम, हर्ब एपिक, यूज प्रोड्यूस पोशंस। नोट, अ पावरफुल हर्ब विद सुपीरियर हीलिंग प्रॉपर्टीज। जियांग फे के पास शुरू में ऐसे सिर्फ 7 ही थे। इजाबेला को रिवाइव करने में 5 कंज्यूम हो गए थे और उसने एल्विन क्वीन से एलिमेंटल वाटर ट्रेड करने के लिए एक यूज कर लिया था। मशरूम का वो पीस उसकी इन्वेंट्री में आखिरी बचा था। भले ही ये प्राइसलेस था, लेकिन इसकी सुपीरियर हीलिंग प्रॉपर्टीज प्लेयर्स पर अप्लाई नहीं की जा सकती थीं। प्लेयर्स को पूरी तरह रिकवर होने के लिए सिर्फ हीलिंग पोशन या एक हीलर की जरूरत होती थी। इस ब्लड लिंगजी मशरूम का फंक्शन एनपीसीएस को मरने के बाद वापस लाना था। वूंड्स कितने भी सिवियर क्यों ना हो, जब तक ये मशरूम अप्लाई किया जाता एनपीसी रिवाइव हो ही जाता। HRRGH। जियांग फे ने मशरूम को अपने हाथ में रखकर जोर से दबाया और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया। उसके बाद उसने वो सारे टुकड़े मरमेड के वूंड्स पर फैला दिए। जैसे ही मशरूम के टुकड़े बॉडी के अंदर गए, तुरंत बहुत सारा डार्क रेड खून बाहर निकलने लगा। थोड़ी देर बाद खून का रंग हल्का होने लगा। जल्द ही खून का रंग वापस अपने ओरिजिनल लाल रंग में आते ही ब्लीडिंग रुक गई। वूंड्स हील होने लगे और स्केल्स वापस उगने लगे। जैसे जैसे मरमेड की हेल्थ धीरे धीरे वापस आई, उसकी पहले से चमकती हुई टेल और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई। जियांग फे छोटी मरमेड प्रिंसेस के पास तब तक रुका रहा जब तक कि वो उठने वाली नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आने वाला था, समंदर की लहरें बहुत तेज हो गईं। एल्डर, एल्डर, टाइड ब्रेकर ट्राइब हमारी तरफ आ रही है। उन्होंने हमें घेर लिया है, एक छोटा फिशमैन एल्डर फिशमैन के पास भागते हुए चिल्लाया। क्या? एल्डर डर के मारे इतना उछला कि लगा उसके सारे स्केल्स ही झड़ जाएंगे। अब क्या हो गया? जियांग फे ने पूछा। बात को बिगड़ता देख वो थोड़ा अनॉय हो गया था। उसे समझ आ गया कि अब और ट्रबल होने वाली है। हालात देखकर लग रहा था कि कोई दूसरी ट्राइब उनसे लड़ने आ गई है, लेकिन उनका लड़ने का तरीका देखते हुए उसे पता था कि कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। ओह ग्रेट एक्सप्लोरर, प्लीज हमारी हेल्प करो, एल्डर फिशमैन ने घुटनों के बल बैठते हुए कहा। जल्द ही आसपास के सारे फिशमैन भी घुटनों के बल बैठ गए। काम डाउन और मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करो, जियांग फे ने कहा। नागस ने पक्का प्रिंसेस को ढूंढने के लिए किसी को भेजा होगा, एल्डर ने सिचुएशन समझाते हुए कहा। टाइड हंटर ट्राइब के ऑपोजिट टाइड ब्रेकर ट्राइब डरपोक फिशमैन नहीं थे। इसके बजाय उन्हें लॉबस्टर्स माना जाता था जो फिशमैन से ज्यादा स्ट्रांग थे, पर इतने भी स्ट्रांग नहीं। फिर भी वो वहां मौजूद किसी भी फिशमैन से कम 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग थे। ये बस यही दिखाता था कि फिशमैन असल में कितने वीक थे। सच तो ये था कि अगर 5 या 6 लॉबस्टरमैन को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो पूरी टाइड हंटर ट्राइब को बिना पसीना बहाए खत्म कर सकते थे। फिशमैन मरफोक्स के अंडर आते थे, जबकि लॉबस्टरमैन नागास के अंडर थे। एल्डर के हिसाब से अभी लॉबस्टरमैन के लहरों पर सवार होकर इस आइलैंड पर आने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता था, और वो था मरमेड प्रिंसेस को ढूंढना। ओ ग्रेट एक्सप्लोरर, तुम टाइड ब्रेकर ट्राइब को प्रिंसेस के बारे में पता नहीं चलने दे सकते। इससे ना सिर्फ वो डेंजर में आ जाएगी, बल्कि पूरी टाइड हंटर ट्राइब भी वाइप आउट हो जाएगी। प्लीज कुछ करो, प्लीज हमारी हेल्प करो। डर से कांपते हुए जियांग फे का हाथ पकड़कर एल्डर रोने लगा। जियांग फे को किसी तरह समझ आ गया कि लॉबस्टरमैन बुलीज थे और वो फिशमैन को हरास और डिस्टर्ब करते रहते थे, क्योंकि फिशमैन खुद को डिफेंड करने के लिए बहुत वीक थे। अच्छी बात यह थी कि वो एलीट स्विमर्स थे, जिसकी वजह से वो लॉबस्टरमैन की पहुंच से बहुत फास्ट भाग सकते थे। एक सबसे छोटा फिशमैन भी किसी प्राइम लॉबस्टरमैन से ज्यादा तेज तैर सकता था। अगर उन्हें शांति चाहिए होती तो फिशमैन लॉबस्टरमैन को अपना विलेज तोड़ने देते और खुद समंदर में तैरकर छिप जाते। लेकिन अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। प्रिंसेस खुद से हिल भी नहीं सकती थी। फिशमैन उसे खुद से कभी डिफेंड नहीं कर पाते।
अगर वो भागकर छिपने का फैसला करते तो उन्हें प्रिंसेस को मरने के लिए वहीं छोड़ना पड़ता। इससे मास्टर ऑफ द सेवन सीज फिशमैन से बहुत गुस्सा हो जाते। बचने का इकलौता तरीका लॉबस्टरमैन को हराना था। ठीक है, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं, जियांग फे ने कहा। लॉबस्टरमैन बहुत जल्दी आ गए थे। अगर प्रिंसेस रिकवर हो गई होती तो जियांग फे वहां से निकल जाता, लेकिन लॉबस्टरमैन रास्ते में थे और प्रिंसेस अभी भी होश में आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ऊपर से उसने उसे हील करने के लिए अपना मैजिक मशरूम भी यूज किया था। वो किसी भी कीमत पर अपना ट्रेजर ऐसे वेस्ट नहीं होने देने वाला था। बेला, चलो अपने गेस्ट्स का वेलकम करते हैं, जियांग फे ने कहा। श्योर थिंग, जियांग फे के पीछे बीच पर जाते हुए इजाबेला ने कहा। व्हाट द हेल, ये तो सच में लॉबस्टर्स हैं। रेड जूसी लॉबस्टर्स, जियांग फे चिल्लाया। लॉबस्टरमैन के ट्रेट्स फिशमैन जैसे ही थे। दोनों की बॉडी सेमी ह्यूमनॉइड थी। उनमें से हर कोई कम से कम 1 मीटर लंबा था और उनके बड़े बड़े क्लॉज थे। एक नीट फॉर्मेशन में लॉबस्टरमैन फिशमैन विलेज की तरफ बढ़ रहे थे। वो पावरफुल लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके पैर समंदर के पानी से बाहर आए, उनकी स्पीड काफी स्लो हो गई। उन्हें पकड़ने के लिए जियांग फे और इजाबेला को बस थोड़ा सा तेज चलना था। क्लैक क्लैक क्लैक। लॉबस्टरमैन अपने क्लॉज जोर जोर से बजा रहे थे और कछुए की स्पीड से बीच की तरफ बढ़ते हुए एक तेज स्नैपिंग नॉइज कर रहे थे। लॉबस्टरमैन वॉरियर ह्यूमनॉइड एलीट लेवल 65, हेल्थ पॉइंट्स 300,000, अटैक पावर 6,500। नोट, द सर्च टीम ऑफ द टाइड ब्रेकर ट्राइब। लॉबस्टरमैन के स्टैट्स देखकर जियांग फे ने मजाक उड़ाया। जियांग फे को लगा था कि वो शायद उसके लिए कोई थ्रेट होंगे, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा एवरेज ही थीं। फिर भी उनके शेल्स बहुत स्टर्डी लग रहे थे। उनका डिफेंस पक्का एवरेज से ज्यादा होगा। सच कहूं तो उनके ओवरऑल स्टैट्स फिशमैन से बस थोड़े से ही ज्यादा स्ट्रांग थे। अगर वो इतने डरपोक ना होते तो फिशमैन नंबर्स में ज्यादा होने का फायदा उठाकर उनसे लड़ सकते थे। वो 20 से ज्यादा थे। फिशमैन के लिए लॉबस्टरमैन वॉरियर पावरफुल एग्जीक्यूटर्स थे, लेकिन जियांग फे और इजाबेला के लिए वो बस इधर उधर फेंकने वाले पंचिंग बैग्स थे। जियांग फे ने स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को समन करने की जहमत तक नहीं उठाई। जियांग फे ने पहले अटैक किया और उसके ठीक पीछे इजाबेला थी। जियांग फे ने रूथलेस बराज स्टैक करने के लिए एक लॉबस्टरमैन पर कुछ अटैक्स किए और फिर सारे लॉबस्टरमैन पर अटैक करने के लिए गॉड्स राथ यूज किया। इजाबेला ने आकर किलिंग स्ट्राइक दी और पूरी सर्च टीम का सफाया कर दिया। मेरे टाइम का पूरा वेस्ट था, सारे दुश्मनों को मारने के बाद, जियांग फे ने कहा। वो अनॉय इसलिए था क्योंकि मॉन्स्टर्स ने सिर्फ बहुत कम एक्सपीरियंस पॉइंट्स ड्रॉप किए थे और बाकी कुछ भी नहीं। वाओ वाओ, तुम बहुत पावरफुल हो, ओ ग्रेट एक्सप्लोरर, कावर्डली गुलू चिल्लाया। लॉबस्टरमैन की स्ट्रेंथ की वजह से फिशमैन उनसे बहुत डरते थे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फिशमैन खुद बहुत वीक थे। जब गुलू ने देखा कि कैसे जियांग फे ने बस कुछ ही स्ट्राइक्स में उन सबको हरा दिया, तो वो खुद को जियांग फे की तारीफ करने से रोक नहीं पाया। हाँ, ये सच में कुछ भी नहीं है। जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे पता था कि वो स्ट्रांग है, लेकिन फिशमैन कुछ ज्यादा ही वीक थे। वापस मरमेड प्रिंसेस की तरफ आकर जियांग फे ने रिंग से उसका स्टेटस एग्जामिन किया और देखा कि उसने अपने 1/3 हेल्थ पॉइंट्स रिकवर कर लिए थे। भले ही वो अभी भी होश में आने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं था। मेरे वॉरियर्स को मारने की हिम्मत किसने की? समंदर से एक बहुत तेज आवाज गूंजी। TSK। आ गया एक और अनोइंग कचरा, जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। चूंकि उसने मिनियंस को मार दिया था, इसलिए बॉस का आना तो तय था। जियांग फे खड़ा हुआ और इजाबेला के साथ फिर से बीच की तरफ चल दिया। इस बार 100 से ज्यादा लॉबस्टरमैन वॉरियर्स ने बीच को घेरा हुआ था। लॉबस्टरमैन वॉरियर्स के बिल्कुल बीच में एक बड़ा लॉबस्टरमैन सीना ताने खड़ा था। वो कम से कम 3 मीटर्स लंबा था और उसका 1 मीटर लंबा क्लॉ था। उसके स्नैपर्स इतने लंबे और बड़े थे कि किसी इंसान को बीच से काटना उसके लिए चुटकियों का काम होता। लॉबस्टरमैन टाइड ब्रेकर ह्यूमनॉइड लॉर्ड लेवल 65, हेल्थ पॉइंट्स 1,800,000, अटैक पावर 8,800, स्किल्स चेन लाइटनिंग हैमर ब्लड कॉल। चेन लाइटनिंग shoots a lightning bolt that would damage and paralyze a target. Hammer strikes a target hard, dealing powerful damage. Blood Call excites all allies and increases attack speed and attack damage by 40%. Note: Shaman Lobsterman. हाँ, एक बॉस जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जियांग फे ने कहा। डैम यू, कोई हैरानी की बात नहीं कि फिशमैन ने यहां रुकने की हिम्मत की। यहां एक एक्सप्लोरर है, जियांग फे को देखकर लॉबस्टरमैन टाइड ब्रेकर ने कहा। भले ही बॉस को पता था कि ऐसे ही अटैक नहीं करना है, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो अपने मास्टर का ऑर्डर नहीं टाल सकते थे। उनका मिशन इंजर्ड मरमेड प्रिंसेस को ढूंढकर वापस लाना था। अगर एक्सप्लोरर उनके रास्ते में आता तो उन्हें उसे खत्म करना ही पड़ता। एक बॉस सो मॉन्स्टर्स, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स गो बेला। कोऑर्डिनेट करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वहां मौजूद कोई भी दुश्मन जियांग फे और इजाबेला के सामने टिकने के लायक नहीं था। जियांग फे ने अपनी लाइफस्टील डीमन फॉर्म एक्टिवेट की और पूरी ताकत से बॉस को धो डाला। इजाबेला भी ठीक उसके पीछे आई और उसने भी अटैक कर दिया।
1 मिनट से भी कम टाइम में बॉस और बाकी मॉन्स्टर्स मारे गए। जब बॉस ने अपने साथियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्लड कॉल यूज किया था तो जियांग फे एक पल के लिए ओवरवेल्म्ड हो गया था, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर की बात थी। थ्रेट खत्म करने के लिए जियांग फे को बस मिनियंस को मारना था और फिर उसने अपना पूरा फोकस बॉस पर लगा दिया। टीएसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स के अलावा कुछ और तो ड्रॉप करो, जियांग फे ने कंप्लेन की। बाकियों के बाद आने वाले मॉन्स्टर्स पक्का क्वेस्ट सिनारियो का हिस्सा थे। गेम की फिजिक्स के हिसाब से क्वेस्ट से जुड़े सारे मॉन्स्टर्स कुछ भी ड्रॉप नहीं करते थे। जियांग फे का एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लेना ही उसकी किस्मत थी। जियांग फे वापस मरमेड प्रिंसेस के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। फिर उसने हल्के से उसके गाल पर थप्पड़ मारा और बोला, उठ जाओ स्लीपी हेड, अच्छा होगा तुम मुझे कोई बढ़िया रिवॉर्ड दो, वरना मैं तुम्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांग फे को एक बेवकूफ की तरह दांत निकालते देखकर इजाबेला चिल्लाई। रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। खैर, थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन मरमेड प्रिंसेस ने अपने टोटल हेल्थ पॉइंट्स का 50% रिस्टोर कर लिया था। लेकिन उसी पल आसमान काला हो गया और बादलों के गरजने की तेज आवाज आई। FCK, अब क्या है? जियांग फे चिल्लाया। उसे लगा था कि लॉबस्टरमैन बॉस उसकी शांति भंग करने वाला आखिरी दुश्मन था। भले ही उसे कोई क्वेस्ट नोटिफिकेशन नहीं मिला, लेकिन उसे समझ आ गया कि सिनारियो डेवलपमेंट के हिसाब से उसे मरमेड प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना था। दूर से काले बादल घिरने लगे और इधर उधर बिजली चमकने लगी। साफ लग रहा था कि प्रिंसेस के लिए कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। जियांग फे को नहीं पता था कि किस तरह का बॉस सामने आएगा, लेकिन वो दुम दबाकर भागने वालों में से नहीं था। वो पहले ही मरमेड प्रिंसेस पर एक प्रेशियस मशरूम इन्वेस्ट कर चुका था। उस मशरूम की पेमेंट वसूलने के लिए जियांग फे को प्लॉट डेवलपमेंट आगे बढ़ाने के वास्ते प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना ही होगा। होराइजन से और ज्यादा काले बादल घिरे और देखते ही देखते सूरज पूरी तरह से छिप गया। हालांकि रियल वर्ल्ड में ये एक आम बात थी, लेकिन छोटे फिशमैन अंदर तक डर गए थे। HMPH, लगता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, जियांग फे ने खुद से कहा। कोई इसे कैसे भी देखे, इस तरह का प्लॉट डेवलपमेंट पक्का इंटरेस्टिंग होने वाला था। ओह नो, देखो, नागस आ गए, कावर्डली गुलू चिल्लाया। जैसा कि उससे एक्सपेक्टेड था, वहां सबसे डरपोक होने के नाते डेंजर नोटिस करने वाला वो सबसे पहला इंसान था। जियांग फे ने होराइजन की तरफ देखा और उसे समंदर से कुछ इंसानी सिर बाहर आते दिखे। जैसे जैसे नागस बीच के करीब आते गए, उनके शरीर पानी से ऊपर उठे और बाहर आ गए। आदमी मस्कुलर और हैंडसम थे, जबकि औरतें ब्यूटीफुल और सेक्सी थीं। एक बार जब वो पूरी तरह जमीन पर आ गए तो जियांग फे देख सकता था कि उनका लोअर हाफ सांप की पूंछ था। हाँ, लगता है मॉर्गन किसी सीरियस ट्रबल में फंस गया है, मजाक उड़ाते हुए इजाबेला ने कहा। तुम्हें ये कैसे पता? जियांग फे ने पूछा। वो हैरान था कि इजाबेला टायरेंट ऑफ द सी के बारे में कुछ भी जानती थी। उन्हें देखो, उनमें से ज्यादातर के सिर्फ 2 हाथ हैं। वो नागस में सबसे वीक हैं। सीधी सी बात है, अगर तुम मरमेड प्रिंसेस को पकड़ना चाहते हो तो तुम अपने सबसे वीक सोल्जर्स को नहीं भेजोगे। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि ईस्टर्न सीज में मरफोक और नागस के बीच की वॉर बहुत जोरों पर है और नागस पक्का बुरी तरह हार रहे हैं। वो कुछ और स्ट्रॉन्गर एलीट्स को भेज तक नहीं पाए, इजाबेला ने कहा। समझ गया, अपनी ठुड्डी सहलाते हुए और इजाबेला का लॉजिक समझने की कोशिश करते हुए जियांग फे ने कहा। थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद उसकी तरफ आने वाले नागा सोल्जर्स 2 तरह के नागास से बने थे। मेल नागस को नागा ब्रूट्स कहा जाता था, जबकि फीमेल नागस को नागा साइरेंस कहते थे। वो दोनों मिली क्लास फाइटर्स थे। मेल्स फीमेल्स से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थे और उनका अटैक और डिफेंस भी ज्यादा था। हालांकि फीमेल नागा मेली कॉम्बैट कर सकती थी, लेकिन वो स्लो और साइलेंट जैसे सपोर्टिंग मैजिक यूज करने में ज्यादा बेटर थी। नेचुरली असली मैजिक कास्टिंग तो मरफोल्क का ही फोर्टे था। ज्यादातर नागास के किनारे आने के बाद एक बड़ा 4 हाथों वाला नागा ब्रूट समंदर से बाहर आया। जॉर्ग द बुचर, नागा लेसर लॉर्ड, लेवल 68, हेल्थ पॉइंट्स 8 मिलियन, अटैक पावर 13,000, स्किल्स स्लाइस, डिसमेंबर, ब्लेड फ्यूरी, बर्जर्क। स्लाइस, slices a target, inflicts bleed. Dismember, attacks with 4 blades simultaneously. Deals powerful damage. Blade Fury, attacks all target furiously. Deals 12 consecutive attacks on all target within range. Berserk, increases 100% attack speed and damage. Note, personal muscle man for the Tyrant of the Sea, Morgan. ओ डैंग, जियांग फे पीछे हटते हुए बोला। बॉस की स्किल्स इतनी स्ट्रांग थीं कि उसके लिए उन्हें हैंडल करना मुश्किल था, खासकर ब्लेड फ्यूरी। 12 लगातार अटैक्स कोई छोटी बात नहीं थी और जियांग फे लेवल सप्रेशन के बिना भी उसे टैंक नहीं कर सकता था। जियांग फे ने सीटी बजाई और जुवेनाइल स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। अटैक करते टाइम डैमेज को टैंक करने के लिए उसे ड्रैगन की हेल्प चाहिए थी। ये किस्मत की बात थी कि सारे नागस जमीन पर आ गए थे। अब जियांग फे ड्रैगन के साथ वहां उनसे लड़ सकता था। डैमेज को टैंक करने के लिए वो पक्का ड्रैगन के इनसेन डिफेंस पर रिलाई कर सकता था। एक ड्रैगन नाइट? जॉर्ग चिल्लाया जब उसने ड्रैगन को नीचे आते और एक इंसान के बगल में लैंड होते देखा। अपने इतने बड़े साइज की वजह से स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन किसी रेगुलर ड्रैगन से कहीं ज्यादा कूल लग रहा था। आर्मर पहनने के बाद तो उसका लुक काफी फेरोशियस हो गया था।
जॉर्ग शायद ये रिकग्नाइज करने में फेल हो गया था कि स्काईग्लाइडिंग ड्रैगन एक वीक बीस्ट के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से समंदर में ही रह रहा था। कोई हैरानी की बात नहीं कि फिशमैन ने नागस के खिलाफ जाने की हिम्मत की, जॉर्ग ने खुद से कहा। वो टेंशन में त्योरियां चढ़ाने लगा। वो तो बस इंजर्ड मरमेड प्रिंसेस को वापस ले जाकर अपना काम खत्म करना चाहता था। उसे क्या पता था कि वहां एक ड्रैगन नाइट उसकी देखभाल कर रहा था। HMPH। जियांग फे ने ड्रैगन को देखकर जॉर्ग का सडन रिएक्शन नोटिस किया और तुरंत समझ गया कि वो हायर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला NPC है। उसी पल जियांग फे को पता चल गया कि इस सिचुएशन का बेस्ट फायदा उठाने के लिए वो क्या कर सकता था। अब जियांग फे के स्पेशल ट्रीटमेंट का टाइम आ गया था। बेला, मुझे कुछ ड्रैगन ऑरा दिखाओ, हंसते हुए जियांग फे ने कहा। उसने जल्दी से ब्लैक ड्रैगन स्केल इक्विप कर लिया। श्योर थिंग, इजाबेला ने खुशी से कहा और जानबूझकर अपनी ड्रैगन ऑरा लीक कर दी। क्या? यहां 2 ड्रैगन्स हैं। 2 अलग अलग ऑरास समंदर में गर्म हवा के एक जोरदार झोंके की तरह भरने लगे। जॉर्ग इतना हैरान हुआ कि वो कुछ कदम पीछे हट गया। आज मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? मुझे बाहर आने से पहले चुड़ैल से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। कम से कम वो कुछ तो फोरकास्ट कर सकती थी। जॉर्ग को अपने डिसीजन पर रिग्रेट होने लगा। भले ही वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो अपने मास्टर का ऑर्डर नहीं टाल सकता था। वो मॉर्गन के गुस्से का सामना कैसे करता? नागा, तुमने मेरा आराम खराब किया है। जवाब दो, जियांग फे ने इतने डोमिनेटिंग ऑरा के साथ कहा कि जॉर्ग थोड़ा पीछे खिसक गया। बात यह है कि डॉन ब्रेक गेम में सेलेस्टियल्स, नेफिलिम, ड्रैगन, मरफोक और नागा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेसेस थीं, जो पावर और स्ट्रेंथ के मामले में लगभग एक बराबर थीं। हालांकि नागस ड्रैगन से कमजोर नहीं थे, लेकिन कोई भी ड्रैगन से पंगा नहीं लेना चाहता था। सेलेस्टियल्स और नेफिलिम्स की वॉर जमीन पर थी, मरफोक और नागस की वॉर समंदर में चल रही थी। ड्रैगन्स का कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि वो आसमान पर राज करते थे। ऐसे में ये बात सब जानते थे कि ड्रैगन रेसेस ऐसे प्राउड बीइंग्स हैं जिनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, और यही चीज उन्हें बिना किसी वजह के केओस क्रिएट करने वाली रेस बनाती थी। एक सच में रूथलेस रेस। ये सारी नॉलेज दिमाग में रखते हुए जॉर्ग अब 2 ड्रैगन्स का सामना करने वाला था, क्योंकि वो उसके मिशन में इंटरफेयर कर रहे थे। जॉर्ग बहुत बड़ी उलझन में था। वो जितना पीछे हटना चाहता था, वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि इसका मतलब अपने मास्टर का ऑर्डर टालना होता। माय लॉर्ड, वहां देखो, आगे खड़े एक नागा ब्रूट ने कहा। मरमेड प्रिंसेस को छिपाना बहुत मुश्किल था, खासकर इसलिए क्योंकि फिशमैन बहुत छोटे थे और उसे अपने पीछे पूरी तरह से छिपा नहीं सकते थे। साय। जॉर्ग ने एक लंबी सांस छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर उसे मरमेड प्रिंसेस वहां नहीं मिली होती तो वो इसे आइलैंड से वापस जाने का एक्सक्यूज बना लेता। लेकिन मरमेड प्रिंसेस मिल चुकी थी। अगर वो अब पीछे हटता तो मॉर्गन उसे कभी माफ नहीं करता। ड्रैगन फ्रेंड्स, ये मैटर सिर्फ सी फोक का है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे बिजनेस में इंटरफियर नहीं करेंगे, जॉर्ग ने कहा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बीइंग्स ऑफ द सी। मेरे इस आइलैंड से जाने के बाद तुम जो चाहो कर सकते हो। तब तक मेरी शांति भंग मत करो, जियांग फे ने उन्हें वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वो मरमेड हमारी फ्यूजिटिव है। अगर आप इस बात को इग्नोर कर दें तो द नागा जिंदा रहने तक आपका ये फेवर याद रखेंगे, जॉर्ग ने ड्रैगन को गुस्सा न दिलाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। तुम्हारे पास जाने के लिए 5 मिनट्स हैं, वरना मैं तुम सबको मेरा आराम खराब करने वाले एजेंट ऑफ केओस की तरह ट्रीट करूंगा, जियांग फे ने एक फेरोसिटी के साथ कहा। ड्रैगन्स भले ही इंटेलिजेंस बीस्ट्स हों, लेकिन आखिर में वो बीस्ट्स ही थे। अगर उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो उनकी अंदरूनी डिस्ट्रॉय करने की इंस्टिंक्ट हावी हो जाती थी। अगर नागस ने फिर भी आगे बढ़ने की जिद की तो एक ऑल आउट बैटल पक्का शुरू हो जाती। ड्रैगन फ्रेंड, मैं मानता हूं कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन अगर तुम हम सबको हरा भी दो तो भी टायरेंट ऑफ द ओशन तुम्हारे पीछे आएगा। ये जान लो, टायरेंट ऑफ द ओशन मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, जॉर्ग ने कहा। वो किसी भी तरह चाहता था कि जियांग फे उसे जाने दे, क्योंकि उससे लड़ना या बिना प्रिंसेस के मॉर्गन का सामना करना, दोनों ही केसेस में उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा था। जियांग फे चुप रहा। ये शायद उसके हैंडल करने की लिमिट से बाहर था। भले ही उसे जॉर्ग से डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मॉर्गन कैसा है। सिनारियो डेवलपर्स का काम करने का तरीका देखते हुए एक के बाद एक बॉस सामने आते ही रहेंगे। अभी जॉर्ग एक लेवल 70 का लॉर्ड टियर बॉस था। इसके बाद जो भी आता वो पक्का इससे भी स्ट्रॉन्गर होता। एक पॉइंट ऐसा आता जहां जियांग फे सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता। खैर, जब जियांग फे इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता सोच ही रहा था, तभी मरमेड प्रिंसेस ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दीं। एरिया लॉकडाउन कर दो, उसे भागने मत देना, जियांग फे की वार्निंग को इग्नोर करते हुए जॉर्ग चिल्लाया। नागास की पूरी आर्मी बाहर निकली और एक छोटा सा ब्लॉकेड बनाने के लिए पूरे बीच पर फैल गई। लगता है अब धुलाई का टाइम आ गया है, जियांग फे ने कहा। बात यहां तक आ चुकी थी और उसे पता था कि जॉर्ग बिना लड़े प्रिंसेस को जाने नहीं देगा। जियांग फे ने इजाबेला को आंख मारी, जो उसे एक बड़ी बैटल के लिए रेडी रहने का हिंट था। स्प्लैश।
उसी पल समंदर बहुत वाइल्ड हो गया और एक और बहुत बड़ी लहर आई जो अपने साथ एक और बॉस को ले आई। जियांग फे ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं जब उसने देखा कि नई बॉस 6 हाथों वाली एक फीमेल नागा थी। वो न्यू कमर पानी से फिसलती हुई जियांग फे की तरफ आई। जियांग फे की आंखों में आंखें डालने और उसे घूरने के लिए उसे थोड़ा नीचे झुकना पड़ा। मेरिंदा नागा हाई लॉर्ड लेवल 88, हेल्थ पॉइंट्स 55 मिलियन, अटैक पावर 48,000, नोट पर्सनल स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द टायरेंट ऑफ द ओशन। ये यहाँ क्यों है? इजाबेला ने भी त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। तुम्हें क्या लगता है? जियांग फे ने कहा। उसे ये जानने के लिए इजाबेला की जजमेंट चाहिए थी कि क्या इस नई बॉस को हराया जा सकता है। इजाबेला ने तुरंत ना में अपना सिर हिला दिया। अपनी ड्रैगन फॉर्म के साथ भी वो मेरिंडा को इतनी आसानी से नहीं हरा पाती। जियांग फे और इजाबेला दोनों सिर्फ लेवल 60 से थोड़े ऊपर थे, जबकि मेरिंडा पहले ही लेवल 90 तक पहुंच रही थी। दोनों साइड्स की पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस था। ड्रैगन्स, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब पीछे हटना है, जॉर्ड के बगल में वापस जाते हुए मेरिंडा जोर से चिल्लाई। जियांग फे ने अपना एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखा। सच कहा जाए तो ये सब जियांग फे के सिर के ऊपर से जा रहा था। भले ही उसने अपना आखिरी ब्लड लिंजी मशरूम गवा दिया था, लेकिन वो इस नई बॉस का सामना नहीं कर सकता था। उसके जीतने के चांसेस बहुत कम थे और अगर जियांग फे वहां से जिंदा जाना चाहता था तो उसे नागा को रास्ता देना ही पड़ता। ड्रैगन्स, हमारा तुम पर या तुम्हारी रेस पर वॉर करने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज सी फोक्स के मैटर्स में इंटरफियर मत करो। ड्रैगन रेस के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के तौर पर मैं पर्सनली तुम्हें अपना एक पर्सनल ट्रेजर गिफ्ट करूंगी, मेरिंदा ने कहा। भले ही उनका पलड़ा भारी था, लेकिन नागास बिना किसी वजह के जानबूझकर किसी ड्रैगन को हराना नहीं चाहते थे। मेल ड्रैगन्स की दो सबसे बड़ी वीकनेस थीं। एक उनका कभी खत्म ना होने वाला लालच और दूसरी उनकी इनक्रेडिबल लस्ट। जब मेरिंडा बीच पर आई थी तो उसने जियांग फे को अच्छे से ऑब्जर्व किया था और जियांग फे से निकलने वाली पावरफुल वार्निंग को फील कर लिया था। ये ड्रैगन्स लव कॉन्ट्रैक्ट का असर था। आसपास की कोई भी फीमेल एनपीसी इस पावरफुल वार्निंग से अलर्ट हो जाती थी, जो ये इंडिकेट करती थी कि इस ड्रैगन का पहले से एक पार्टनर है। ये जानकर मेरिंडा ने कंक्लूड किया था कि वो दोनों पावरफुल ड्रैगन थे और वो समझ गई थी कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। परसुएड करने के लिए लस्ट को हथियार की तरह यूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए मरमेड प्रिंसेस को पकड़ने का इकलौता तरीका खुद ड्रैगन्स के खिलाफ उनके लालच का यूज करना था। खैर, जियांग फे को इसमें इंटरेस्ट आ गया था। जियांग फे ने मरमेड प्रिंसेस को सिर्फ इसलिए बचाया था ताकि उसे मास्टर ऑफ द सीज से रिवॉर्ड के तौर पर कुछ मिल सके। उसे खुद मरमेड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए जब तक उसे यहां से कुछ मिल रहा था, जियांग फे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो मरफोक से मिले या नगास से। मेरिंडा, तुम अब हार मान सकती हो। ये आदमी मुझे कभी पीछे छोड़कर नहीं जाएगा, एक फीमेल आवाज गूंजी। मरमेड प्रिंसेस को होश आ गया था और वो अपने पैरों से जियांग फे की तरफ भाग रही थी। पैर? हाँ, उसके पास अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज करने की एबिलिटी थी, जिससे उसे चलने और भागने के लिए 2 पैर मिल गए थे। वो भागकर जियांग फे के पास आई और पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। वॉट द एक्चुअल एफ इंटू, जियांग फे चिल्लाया। मेरिंडा की तरह मरमेड प्रिंसेस भी जियांग फे में ड्रैगन्स लव कॉन्ट्रैक्ट का पावरफुल ऑरा फील कर सकती थी, लेकिन खुद को नागस से बचाने के लिए वो ऐसा बिहेव करने पर मजबूर थी। ड्रैगन्स के गुस्से का सामना करने और नागस के हाथों पकड़े जाने के बीच उसने एक राश डिसीजन लिया और जियांग फे का सहारा लिया। ड्रैगन, क्या तुम्हारी यही डिजायर है? मेरिंडा ने जियांग फे से एक बार फिर सवाल करते हुए पूछा। तुमने ट्रेजर्स मेंशन किए थे, किस तरह के ही? तुम क्या कर रही हो? जियांग फे ट्रेजर्स पाने के लिए नागास के साथ निगोशिएट करने ही वाला था कि तभी मरमेड प्रिंसेस ने जियांग फे पर अपनी पकड़ ढीली की और अपनी ही उंगली को काट लिया। अपनी उंगलियों से बहते खून से उसने जल्दी से जियांग फे के बाइसेप पर एक ब्लड मार्क बना दिया। व्हाट द हेल? नहीं यार, ये फिर से नहीं, जियांग फे चिल्लाया। पिछली बार जब इजाबेला ने जबरदस्ती जियांग फे के कंधे पर काटा था तो उसने फोर्सफुली जियांग फे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। वो एकदम जबरदस्ती की शादी जैसा फील हुआ था। इस बार जब मरमेड प्रिंसेस ने उसके हाथ पर ब्लड मार्क बनाया तो ऐसा लग रहा था कि वो भी जियांग फे के साथ वही करने वाली थी। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? कोई लड़की ये सब करके कैसे बच सकती है? अर्घ, जियांग फे ने खुद से रोते हुए कहा। ये उस तरह की ट्रबल थी जो वो कभी चाहता ही नहीं था। जियांग फे चाहे जितना भी नहीं चाहता था, मरमेड प्रिंसेस ने अपना ब्लड मार्क ड्रॉ करना फिनिश कर लिया था। खून जियांग फे के हाथ में समा गया और एक पावरफुल पिंक ऑरा ने जियांग फे और मरमेड प्रिंसेस दोनों को घेर लिया। डिंग, यू हैव रीच्ड फ्रेंडली रेपुटेशन लेवल विद द मरफोक रेस। डिंग, योर रेपुटेशन पॉइंट्स विद द मरमेड प्रिंसेस एरियल हैज रीच्ड अप्रूव्ड। डिंग, योर रेपुटेशन पॉइंट्स विद द मरमेड प्रिंसेस एरियल हैज रीच्ड रिस्पेक्ट। डिंग, your reputation points with the mermaid princess Ariel has reached admire. Ding! Your reputation points with the mermaid princess Ariel has reached infatuated. What the hell? एक और कॉन्ट्रैक्ट? जियांग फे चिल्लाया क्योंकि अचानक एक और लड़की उस पर इन्फैचुएटेड हो गई थी।
उसने जल्दी से अपनी स्टेटस विंडो खोली और अपनी प्रॉपर्टीज चेक की। Contract of Devotion Life Share, Increased Water-Based Magic and Attack, Acknowledgement of the Merfolk Race, Two-Way Teleportation. Note: a contract only a Merfolk can use. Once the contract is sealed, both races would have maximum reputation points. Only a female Merfolk can initiate the contract, devoting her entire being to the one that is being contracted. A form of eternal binding of two souls. जियांग फे ने अपनी थ्योरियां चढ़ाईं जब उसने नोटिस किया कि पिछले ड्रैगन्स लव कॉन्ट्रैक्ट के नीचे एक और लाइन आ गई थी। कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज के अलावा वहां 2 और एडिशनल कमेंट्स थे। पहला लाइफ शेयर था। कॉन्ट्रैक्ट सील होने के उसी पल से जियांग फे और मरमेड प्रिंसेस दोनों अब सेम हेल्थ पॉइंट्स पूल शेयर कर रहे थे। अगर जियांग फे को इतना ज्यादा डैमेज मिलता कि उसका पूरा हेल्थ पूल एम्प्टी हो जाता तो वो मरता नहीं। अगर उसे और भी डैमेज मिलता तो उसकी जगह मरमेड प्रिंसेस वो डैमेज लेती, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। ऑब्वियसली ये इफेक्ट दोनों तरफ से काम करता था। दूसरा एक परमानेंट बफ था। जियांग फे की खुद की वाटर बेस्ड स्किल्स और अटैक 100% बढ़ जाते। लेकिन ये सच में कोई स्ट्रॉन्ग बफ नहीं था, क्योंकि जियांग फे के पास वाटर एट्रीब्यूट वाली सिर्फ एक ही स्किल थी और वो उसकी शील्ड वाली स्किल वेव बैरियर थी। रिकॉग्निशन बाय द मरफोल्क रेस सिर्फ एक टाइटल था। इसका इफेक्ट बस मरफोक के सारे मेंबर्स की रेपुटेशन को फ्रेंडली तक बढ़ाना था। आखिरी लाइन एक स्किल थी जो जियांग फे और मरमेड प्रिंसेस दोनों को एक दूसरे के पास टेलीपोर्ट होने या एक दूसरे को समन करने अलाउ करती थी। सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जियांग फे को समझ आ गया कि प्रिंसेस की रेपुटेशन अचानक मैक्स तक क्यों पहुंच गई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट का ही इफेक्ट था। डिंग! Congratulations to player Verdier Glider. You have contracted 3 love contracts. You have obtained the title Romeo. Romeo, you will instantly gain friendly reputation level with all female NPCs. Reputation points increasing rate is increased to 300%. Obtained passive skill, Infatuation. Infatuation. For each lover's contract obtained, you will gain attack and movement speed increase by 5%. ये क्या बवाल है? नए मिले टाइटल की प्रॉपर्टीज पढ़कर जियांग फे का दिमाग हिल गया। सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि आखिर उसने 3 लवर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कब कलेक्ट कर लिए। फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये टाइटल अपने आप में काफी पावरफुल था। इससे ना सिर्फ उसकी रेपुटेशन बढ़ने की स्पीड तेज हो गई थी, बल्कि इसे एक पैसिव स्किल भी मिल गई थी जो परमानेंटली उसकी मूवमेंट और अटैक स्पीड बढ़ा देती। ये जियांग फे के लिए एक बहुत बड़ा बफ था, क्योंकि अब वो ज्यादा तेज भाग या पीछा कर सकता था और साथ ही उसका डीपीएस भी ज्यादा हो गया था। जियांग फे को बस इतना पता था कि उसके पास जो 3 लव कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनमें से एक इजाबेला का ड्रैगन्स लव कॉन्ट्रैक्ट था और दूसरा मरमेड प्रिंसेस का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन। तीसरा वाला कुछ ज्यादा क्लियर नहीं था, क्योंकि वो श्योर नहीं था कि होली चर्च की असैसिन सिल्फी के साथ उसका कोई लव कॉन्ट्रैक्ट था या नहीं। ये गेम का एक हिडन सिस्टम था जो प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली एक लव कॉन्ट्रैक्ट दे देता था जब भी कोई फीमेल एनपीसी किसी प्लेयर के साथ इन्फैचुएटेड वाले रेपुटेशन लेवल पर पहुंचती थी। अपने आप में लव कॉन्ट्रैक्ट कोई खास चीज नहीं थी। दूसरी तरफ ड्रैगन रेस का ड्रैगन्स लव कॉन्ट्रैक्ट और मरमेड का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन जैसे स्पेशल लव कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को बफ्स और स्किल्स देते थे। नेचुरली इजाबेला का ड्रैगन्स लव कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि वो प्लेयर को दूसरी फीमेल्स के साथ फ्लर्ट करने से रोकता था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन एक थोड़ा ज्यादा नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था जो कॉन्ट्रैक्टर्स को और पार्टनर्स ढूंढने से लिमिट नहीं करता था। कुल मिलाकर जियांग फे ने 3 फीमेल एनपीसीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और रोमियो टाइटल के साथ साथ एक्स्ट्रा अटैक और मूवमेंट स्पीड देने वाली पैसिव स्किल इन्फैचुएशन गेन कर ली थी। भले ही वो हैप्पी था, लेकिन उसे तुरंत डर भी लगने लगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे बिना किसी की नजर में आए चुपचाप किया जा सके। नागास ने यह सब नोटिस कर लिया था और वो इसका इफेक्ट जानते थे। उन्हें पता था कि अगर वो मरमेड प्रिंसेस का कुछ भी बिगाड़ना चाहते हैं तो उन्हें डायरेक्टली ड्रैगन से भिड़ना पड़ेगा, जो कि जियांग फे था। लेकिन अभी ये उसकी सबसे छोटी प्रॉब्लम थी। जियांग फे इजाबेला की तरफ मुड़ा और घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने के लिए तैयार हो गया। वो सच में गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, नथुने फड़क रहे थे और उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यहां बिल्कुल इनोसेंट हूं। जियांग फे ऐसे चिल्लाया जैसे अभी अभी किसी ने उसे सेक्सुअली हरास किया हो। माय लेडी, अब हमें क्या करना चाहिए? जॉर्ग ने मिरिंडा से कहा, जबकि जियांग फे इजाबेला के सामने लगातार झुककर माफी मांग रहा था। अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो पीछे हटते हैं। रोमियो टाइटल की पावर इफेक्ट में आने से मिरिंडा के साथ साथ सारी फीमेल एनपीसीएस का रेपुटेशन लेवल जियांग फे के लिए फ्रेंडली में चेंज हो गया था। नेचुरली अब वो जियांग फे पर अटैक नहीं कर सकती थी और ना ही करेगी। अब जबकि जियांग फे के पास मरमेड प्रिंसेस की ब्लेसिंग थी, जॉर्ग अकेला इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो जियांग फे को हरा सके। साई! जॉर्ग वहां से चला गया और मेरिंडा के पीछे समंदर में उतर गया। वो एक ड्रैगन से पंगा नहीं लेना चाहता था। भले ही वो वीक नहीं थे, लेकिन ड्रैगन्स अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए नहीं, बल्कि अपने ड्रैगन मैजिक के लिए फेमस थे। हालांकि स्ट्रेंथ के मामले में नागा रेस ड्रैगन रेस के बराबर थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो 1-on-1 फाइट में जीत सकते थे। ड्रैगन रेस बाकी चारों रेसेस से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन अपनी कम होती पॉपुलेशन की वजह से वो अपनी इकट्ठी की हुई स्ट्रेंथ खोने लगे थे।
इस बार खुद को लकी समझो प्रिंसेस, मेरिंडा ने मर्मेड प्रिंसेस को नफरत से घूरते हुए कहा। भले ही वो जियांग फेई के साथ फ्रेंडली हो गई थी, लेकिन मर्मेड के लिए उसके दिल में अभी भी दुश्मनी थी। तो मुझे बताओ, तुम इस मछली के साथ कैसे डील करने वाले हो? इजाबेला ने अभी भी अपने हाथ सीने पर बांधे हुए पूछा। अब जब दुश्मन के सोल्जर्स पीछे हट चुके थे तो सिविल वॉर से निपटने का टाइम आ गया था। माय लव, तुम मुझे खुद से दूर नहीं करोगे ना? मर्मेड प्रिंसेस एरियल ने जियांग फे के हाथ को गले लगाते हुए कहा। उसके ब्रेस्ट्स इतने मैसिव थे कि उसने जियांग फे के हाथ को आसानी से अपने क्लीवेज में स्क्वीज कर लिया था। ओ गॉड सेव मी! जियांग फे इन्फैचुएटेड रेपुटेशन की पावर को बहुत अच्छे से समझता था। वो सिल्फी के साथ इसे पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका था और इसका कोई क्योर नहीं था। मुझे टाइड हंटर ट्राइब को देखना चाहिए, वो लोग पक्का बहुत डरे हुए होंगे। जियांग फे ने इजाबेला के उस भयानक गुस्से से बचने के लिए जल्दी से कहा। जियांग फे ने ब्यूटीफुल मर्मेड प्रिंसेस एरियल के एवर सॉफ्ट बुजम से अपने हाथ हटाए और जल्दी से उस स्वैम्प में भाग गया जहां टाइड हंटर ट्राइब का विलेज था। भले ही उसने कहा था कि वो फिशमैन को काम करना चाहता है, लेकिन ये बस उस भयानक स्टॉर्म से बचने का एक एक्सक्यूज था जो बहुत तेजी से आ रहा था। करीब 1 घंटे बाद जियांग फे ने फिशमैन को काम किया और बीच पर वापस आ गया। उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने इजाबेला और एरियल को एक दूसरे को गले लगाते और साथ में हंसते हुए देखा। ये दुनिया में क्या हो गया? क्या किसी ने चुटकी बजाकर दुनिया का सारा दुख खत्म कर दिया है? जियांग फे शॉक्ड था। उसके जाने से पहले उसे पक्का पता था कि इजाबेला गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने सच में सोचा था कि वो शायद एक ड्रैगन में बदल जाएगी और बेचारी छोटी मर्मेड प्रिंसेस को निगल जाएगी। वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कैसे हो गए? वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो बहनें हों। लड़कियों के सीक्रेट्स छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं है, इजाबेला ने कहा जब उसने जियांग फे को एक पाम ट्री के पीछे से झांकते हुए नोटिस किया। एहे सॉरी, मैंने कुछ नहीं सुना, जियांग फे ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा और अपनी छिपने की जगह से बाहर आ गया। उसने कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की क्योंकि इजाबेला एरियल को लेकर काम हो चुकी थी। एक सोते हुए शेर को डिस्टर्ब ना करना ही बेस्ट था। माय लव, मेरे फादर मुझे लेने आ रहे हैं। हम नागस से फाइट कर रहे हैं और मुझे अपने फादर की हेल्प करनी चाहिए। प्लीज मेरा वेट करना, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा तुम्हारे पास आऊंगी। एरियल ने जियांग फे के गाल पर किस करते हुए कहा। टेंशन मत लो मेरी छोटी बहन, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, जियांग फे के कुछ भी बोलने से पहले ही इजाबेला ने कहा। थैंक यू बड़ी बहन, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत शांति मिली, एरियल ने इजाबेला को देखकर स्माइल करते हुए कहा और उसे एक बार फिर गले लगा लिया। उसी पल लहरें 1 मिनट के लिए बहुत वायलेंट हो गईं और टाइगर शार्क्स की लाइनें बन गईं। जल्द ही मरफोक्स की एक आर्मी सामने आई और परेड के बिल्कुल बीच में एक बड़ा ट्राइडेंट पकड़े हुए एक मरमैन दिखाई दिया। वो मरमैन एक मिडिल एज्ड आदमी था जो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत फिट था और अपने गोल्डन आर्मर और हाथ में ट्राइडेंट के साथ बहुत मैनली लग रहा था। माय लव, मेरे फादर आ गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए, एरियल ने वहां से जाते हुए कहा। जैसे ही वो पानी में कमर तक गई, उसके पैर बबल्स में बदल गए और उसकी फिशटेल वापस आ गई। पलक झपकते ही वो किंग एल्रिक की तरफ तैरने लगी और जियांग फे को गुड बाय वेव किया। दूर से जियांग फे उन दोनों को कुछ बात करते हुए देख सकता था और समंदर में वापस जाने से पहले किंग एल्रिक ने एक पल के लिए जियांग फे को घूर कर देखा। HMPH, अब जब मैंने छोटी बहन एरियल के साथ सुलह कर ली है तो मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे ही किसी भी तितली को अपने फूलों पर बैठने दो, समझे? इजाबेला ने कहा। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारा जवाब कहाँ है? इजाबेला एक शेरनी की तरह गुर्राई। यस मैडम, ऐसा फिर कभी नहीं होगा मैडम, जियांग फे एक सोल्जर की तरह सीधे खड़े होते हुए चिल्लाया। गुड, लेकिन इस बार सच में मेरी कोई गलती नहीं थी, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी, मैंने तो बस उसे मशरूम से क्योर किया था। नो एक्सक्यूज, तुम्हें दूसरी बेचारी लड़कियों को हिप्नोटाइज करने की परमिशन नहीं है, जेलस इजाबेला चिल्लाई। यस मैडम, जियांग फे डरते हुए चिल्लाया। HMPH, इजाबेला ने चिढ़ते हुए मजाक उड़ाया। उसे पता था कि ये जियांग फे की गलती नहीं थी, लेकिन उस लड़की से कौन बहस कर सकता था जो साफ तौर पर जेलस थी। क्या हम अपना हंट कंटिन्यू करें? हमें अभी भी सी सर्पेंट्स नर्व स्ट्रैंड के कुछ और चाहिए, जियांग फे ने कहा। सच कहूं तो जियांग फे ये जानने के लिए पागलों की तरह क्यूरियस था कि जब वो फिशमैन विलेज में था तब लड़कियों ने क्या किया। वो छोटी लाल मिर्च कैसे शांत हो सकती थी? एरियल ने क्या किया? इजाबेला ने क्या किया? खैर, जियांग फे को ये कभी पता नहीं चलता क्योंकि उसने इसके बारे में उससे पूछने की हिम्मत ही नहीं की। इस बात को यहीं छोड़ देना ही सबसे बेस्ट था। इसके बाद जो हुआ वो बहुत बोरिंग था। जियांग फे और इजाबेला ने अपना हंट कंटिन्यू रखा। पानी के अंदर मॉन्स्टर्स को मारने की पुअर एफिशिएंसी की वजह से जियांग फे दिन खत्म होने तक भी 1000 सर्पेंट्स नर्व्स कलेक्ट करने में फेल रहा। जियांग फे ने रेगुलर 6 बजे के बजाय सुबह 5 बजे लॉग आउट किया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसके पास अपने पेरेंट्स के उठने से पहले घर से निकलने की तैयारी करने के लिए काफी टाइम हो। वो अपनी मां को फिर से रोते हुए नहीं देख सकता था।
उसने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वो जा रहा है और 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में वापस आ जाएगा। फिर उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और दबे पांव घर से बाहर निकल गया। आफे, क्या तुम अभी जा रहे हो? जैसे ही जियांग फे लिविंग रूम में गया, उसके फादर ने पूछा। उसके फादर सोफा पर बैठे हुए थे। वो पूरी रात सो नहीं पाए थे और बस खिड़की से बाहर देख रहे थे। हाँ, जियांग फे ने फर्मली कहा। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अपना ख्याल रखना और गुड लक, उसके फादर ने कहा। भले ही उनके शब्द रूखे और छोटे थे, लेकिन जियांग फे के लिए उनका बहुत बड़ा मतलब था। उसके फादर हमेशा से ही कम बोलने वाले इंसान थे। प्लीज डैड, घर पर रहना और माम के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना, जियांग फे ने रोने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने टाइम से गधों की तरह काम क्यों कर रहा था? ये सब तुम्हारे लिए ही था। अब जबकि तुम्हारे लिए पैसों का कोई मतलब नहीं है, मैं आखिरकार आराम कर सकता हूँ और अपनी लाइफ तुम्हारी माँ के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। हमें डेट पर गए हुए जमाना हो गया है। मुझे लगता है कि क्या मुझमें अभी भी उसे चार्म करने की स्किल्स हैं, उसके फादर ने खुद पर हंसते हुए कहा। उन्होंने आखिरकार मान ही लिया था कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और उसी के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था। इसी के चक्कर में उन्होंने उसकी माँ पर ध्यान नहीं दिया था और अब काम में खोए हुए उस टाइम की भरपाई करने का वक्त आ गया था। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुमसे जरूर चार्म हो जाएंगी। मेरा मतलब है, उन्होंने तुमसे शादी जो की है, जियांग फे ने स्माइल करते हुए कहा। HMPH। जियांग फे दरवाजे की तरफ बढ़ा और जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर अपने फादर से कहा, मेरे लिए आपने जो भी किया है उस सब के लिए थैंक्स। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनकर वापस आऊंगा। बस जाओ, उसके फादर ने अपने आंसू रोकते हुए कहा और उनकी आवाज कांप रही थी। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया और चला गया। उसके जाते ही जियांग फे की मां अपने कमरे से बाहर आईं और उसके फादर के बगल में बैठ गईं। क्या वो चला गया? ऑब्वियसली, फादर ने जवाब दिया। जियांग फे की मां बहुत बुरी तरह रो रही थीं। जबकि जियांग फे के फादर पूरी रात लिविंग रूम में बैठे रहे, उन चीजों के बारे में सोचते हुए जो वो जियांग फे के लिए कर सकते थे। जियांग फे की मां अपने कमरे में पूरी रात रोती रहीं, क्योंकि वो अपने बेटे को इस खतरनाक दुनिया में जाने देने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। फिर भी वो अपने कमरे में ही रहीं। वो सबसे अच्छे से जानती थीं कि अगर जियांग फे ने उन्हें इस तरह रोते हुए देख लिया तो वो फिर कभी घर से बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए वो कमरे में छिप गईं। ये उसके बेटे के लिए अपने पंख फैलाने और उड़ने का वक्त था। ये उसके लिए और ज्यादा स्ट्रांग बनने का टाइम था, ना कि अपने पेरेंट्स से बंधे रहने का। घर से निकलने के बाद जियांग फी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गया और हां तियान्यू के घर में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह जियांग फे ने उसके घर में घुसने से पहले नॉक करने की जहमत नहीं उठाई। यहां तक कि गार्ड ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जियांग फे वहां अक्सर आता रहता था। FCK? हाँ, तियान्यू चिल्लाया और अपने फाइटिंग स्टांस में आ गया। भले ही हन तियान्यू जियांग फे जितना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो अभी भी एक मार्शल आर्टिस्ट था। जियांग फे की मूवमेंट इतनी क्वाइट थी और जब वो उसके कमरे में आया तो हां तियान्यू सच में चौंक गया था। यो, क्या अभी तक हार्ट अटैक नहीं आया? जियांग फे ने मजाक किया। ओ FCK, किसी दिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं तुम्हारे हाथों ही मरूंगा। हाँ, तियान्यू ने अपनी सांसें नॉर्मल करते हुए कहा। उसने टेबल से अपनी शर्ट उठाई और जियांग फे के बगल में बैठने से पहले उसे पहन लिया। तो आधी रात को मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? मैं कुछ टाइम के लिए वापस अपने मास्टर की जगह पर जा रहा हूं। मैं यहां तुमसे एक फेवर मांगने आया हूं। मेरे पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखना। मेरे फादर को कोई रिलैक्सिंग जॉब दे दो ताकि वो मेरी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें, जियांग फे ने कहा। बस इतना ही? हाँ, तियान्यू ने पूछा। क्या कुछ और भी है जो मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कर सकता हूं? उसने आगे पूछा। ये लो, जियांग फे ने एक छोटी सी बॉटल उसे देते हुए कहा। ये वही पिल्स हैं जिनके बारे में मैंने पहले मेंशन किया था। ये 4 हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी का तुम हैंडल कर लोगे, जियांग फे ने कहा। जियांग फे ने पिछली रात 0541 से वो पिल्स बनवाई थीं। वो ग्रैंड रिस्टोर पिल्स और ईवल पर्जिंग पिल्स की तरह ही काम करती थीं, एक पोशन का कॉन्सेंट्रेटेड पिल फॉर्म। बॉटल हाथ में आते ही हां तियान्यू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने बॉटल खोली और उसे सूंघा, पर उसमें कोई स्मेल नहीं थी। उसने सोचा था कि लेजेंडरी पिल्स में से किसी तरह की खुशबू तो आएगी, चाहे कड़वी हो या मीठी। जियांग फे की बनाई हुई पिल्स बहुत इफेक्टिव थीं। उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करने का कोई रीजन ही नहीं था। ठीक है, अब मैं चलता हूं। मैं अपने मास्टर से मिलने के लिए पहले ही बहुत लेट हो चुका हूं। हाँ, तियान्यू तेजी से कमरे के उस पार गया और बॉटल को अपनी डेस्क के नीचे एक सेफ बॉक्स में रख दिया। उसके बाद वो वापस जियांग फे के पास लौट आया। टेंशन मत लो, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स का पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ, तियान्यू ने जियांग फी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे तुम पर ही भरोसा है, जियांग फे ने कहा। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि तुम बहुत लंबे टाइम के लिए जाने वाले हो? वेल, तुम इस बारे में आधे सही हो, जियांग फे ने हाथ तियान्यू का हाथ हटाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। क्या मैं तुम्हें छोड़ने चलूं? ना, कपड़े उतारो और सो जाओ। मेरे सीनियर मुझे लेने आ रहे हैं, जियांग फे ने कहा। ठीक है,
फिर गॉड स्पीड। जियांग फे हाँ टियान्यू के घर से निकला और सुबह के आसमान की तरफ देखा। होराइजन से सूरज निकलने में अभी भी बहुत टाइम था और सुबह के आसमान में तारे चमक रहे थे। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब कुछ शिप फ्रैगमेंट्स हंट करने का टाइम आ गया है।